ये वीडियो आप लोगों का प्रॉब्लम को देखने का नजरिया चेंज कर देगी। ध्यान से देखना इस वीडियो को और बताना क्या सीखा। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी समस्या होती हैं जो आप लोगों को लगता है आप लोगों को बर्बाद करती हैं, पर लेकिन वो रियलिटी में आप लोगों को जो सबक देकर जाती हैं वही आगे आप लोगों की जिंदगी का पाथ तैयार करता है। वो सबक आप लोगों को ऐसी समस्याओं से लड़ने के लिए ताकत देता है कि जो समस्या आप लोगों को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। पर लेकिन अगर उससे सबक लेकर आप लोगों ने माइंड में अपने टारगेट को और ज्यादा हिम्मत से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, परस्यू करना स्टार्ट कर दिया, तो बिल्कुल इस मेंढक की तरीके से आप लोगों की समस्याएं भी जो हैं वो ढेर होती नजर आएगी। सोचो जरा सा भी अगर हिम्मत हार जाता तो भाई साहब इस सांप का भोजन बन जाता। तो आप लोग खुद सोच लो कि समस्याओं के सामने घुटने टेकने या फिर समस्याओं को अपनी एड़ी के नीचे रखना है। तो ये आप लोगों से इस वीडियो की सीख आप लोगों को आज लेकर जानी है। बाकी आप लोग बताओ आप लोगों ने क्या सीखा। तो दोस्तों कैसे हो? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो भाई साहब 1 जून है आज, यानी कि पहली तारीख है आज। तो आज का दिन तो कम से कम जोश हाई रहना बनता है ना। कैसा रहा आखिरी दिन? अच्छा रहा, बुरा रहा, जैसा भी रहा, फिर से नई अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक नई डायरेक्शन देने की और फिर से फुल एनर्जी के साथ में अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलने की। तो पहली तारीख है यार, पहली तारीख में तो जोश बना रहना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा हर एक दिन में जोश बना रहना चाहिए। हर एक नई सुबह आप लोगों की एक नई एनर्जी के साथ में आती है। शानदार डिस्कशन होगा, INA इंपोर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हैं। अलग अलग आर्टिकल कवर किए जाते हैं यहाँ पर। कल का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, क्या उसके लिए शेड्यूल बना लिया है? अगर शेड्यूल बना लिया है तो यस लिखिए, अगर नहीं बनाया तो इस वीडियो को पॉज कर एक बार बना लो, क्योंकि दिन जैसा जाएगा ना मजा आ जाएगा जीने में। अगर शेड्यूल बना होगा आज के दिन क्या क्या आप लोग करना है, टेबल पर आप लोग होना चाहिए। तो ये जरूरी है यार, इसको जरूर करिएगा, ठीक है। और जो भी रेगुलरली इस काम को कर रहे हैं वो बताइएगा कि इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ में अपने खुद को चेक करते रहना। इसी के साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है कि अपना जिंदगी का सोना और उठने का टाइम फिक्स कर लो, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे आप लोगों की सुधर जाएगी। सोना, उठना और थोड़ी सी एक्सरसाइज अगर ये लाइफ में आप लोग ऐड कर लोगे ना, तो भाई साहब जिंदगी जितनी दुरुस्त चलेगी ना, किसी चीज के साथ में उस चीज को आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कशन काफी शानदार रहेगा और जो भी बच्चे रेगुलर आंसर दे रहे हैं सैल्यूट है यार उनको, क्योंकि ये भी बहुतों के बस की बात नहीं होती है। मतलब आप लोग देखिएगा, आप लोगों को गिने चुने नाम देखने को मिलेंगे डेली कमेंट बॉक्स में जो रेगुलर आंसर देते हैं और वो इस चीज को लेकर डिसिप्लिन है। आंसर राइटिंग ग्रुप में कई सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब आप लोगों को यकीन नहीं होगा वो रेगुलर आंसर लिख रहे हैं। तो देखना जब फाइनल रिजल्ट आता है तो फिर इनके नाम आते हैं और फिर बोलते हो कि यार ये क्या था, हमारा क्यों नहीं हुआ। सीखो यार उनसे, वो कितने डिसिप्लिन है और कितने पंक्चुअल तरीके से अपने काम को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के अंदर अगर आएगा तो आप लोग अभी सिलेक्शन होगा। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो उनके नाम तक याद हो गए मुझे जो रेगुलर आंसर लिखते हैं, तो आप लोग भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं जो अपना आंसर अच्छे से लिखकर पोस्ट कर सकते हैं। लास्ट डे का आंसर जो है मैं पिन कर देता हूं, उसमें आप लोग जाकर देख लेना। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आर्टिकल कई सारे रहेंगे जो कि आप लोग ये चक्षु खोलेंगे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो गवर्नर की है, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को अपने कब्जे में लिया है। भाई साहब शानदार आर्टिकल है। ऑर्डिनेंस पूरा पॉलिटिका कॉन्सेप्ट समझाकर आप लोगों को चलूंगा। प्राइवेट और एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है? बताइए जरा, नहीं पता है तो चक्षु खोलेंगे। इंडिया और बेसिकली USA के बीच में बेसिकली एक प्रोजेक्ट है इसरो और नासा के बीच में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। मजा आ जाएगा आप लोगों को सुनकर। बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी जो कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगी। इसी के साथ में हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी सिक्योरिटी कौन सी फोर्स करती है, बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है। बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिकल लेंगे, यानी कि मजा आएगा सुनने में। एंड तक बने रहना, एंड में आप लोगों को फिर आप लोगों के लिए टेस्ट रहता है, क्विज रहता है और इसी के साथ में आप लोग की जो है इंग्लिश इंप्रूव करने का सेशन भी होता है एंड तक आते आते। तो मजा आने वाला है, शानदार तरीके से एंजॉय करेंगे। बोला क्या गया कि डूब कर मेहनत करो अपने आज में, ताकि कल जब उभरो तो सबसे अलग निखरो। जिस इंसान ने शानदार तरीके से मेहनत किया ना, आप लोग खुद देख लो, अगर डेली आप लोग अपनी जिंदगी में 30 मिनट एक्सरसाइज भी डाल दोगे ना, इससे भी आप लोगों की बॉडी जो है आप लोगों को फिट दिखना स्टार्ट हो जाएगी और आगे आगे चलते चलते आप लोग देखना कितने शानदार तरीके से वो आप लोग को फायदा पहुंचाएगी। इनकी छोटी छोटी चीजें डेली अगर आप लोग अभी से ही 10 MCQ या फिर 20 MCQ, मतलब 10 MCQ भी अगर लगाना स्टार्ट कर दो ना, जैसे एप्लीकेशन के ऊपर जाओ आप, तो वहां पर MCQ प्रैक्टिस होते हैं डेली 10। इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को डेली आप लोगों को देखो हर एक आर्टिकल के एंड में MCQ रहते हैं। वीडियो के एंड में आप लोगों को यहाँ पर कुछ MCQ देखने को मिलते हैं और फिर ये MCQ
रखोगे तो आप लोग डेली अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखोगे, अगर डे बाय डे चीज़ों को करने की आदत डालोगे। हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं भाई साहब इन चीज़ों को, और इसकी वजह से फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलना है ताकि आप लोग सही तरीके से अपनी लाइफ को डायरेक्ट कर सको। और ये नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी यार, ये हमेशा दिक्कतें देखने को मिलेगी। अगर अपनी जिंदगी में आप लोग डिसिप्लिन में नहीं चलोगे तो अपने आप को एक गड्ढे में गिरते हुए आप लोग पाओगे, उसी से निकालना है डेली अपने आप को। और यही ह्यूमन टेंडेंसी है, डेली सबको लो फील होता है, और मुझे भी होता है कई बार। ऐसा लगता है कि एक कितना बड़ा सा तामझाम जुड़ा हुआ है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे टीचर हैं, इतनी सारी टीम बनी हुई है, मतलब कैसे इनको मैनेज करना है। पर लेकिन वही है कि एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को संभालना होता है, सबको साथ में लेकर चलना होता है, और फिर एक तरीके से सबका खुश रहना भी जरूरी है जब तुम्हारे साथ में लोग जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को देखो, तो आप लोग लाइफ को जो है इंजॉय करते हुए आप लोग नजर आओगे। इतने सारे लोग आपकी वजह से खुश है, इतने सारे लोगों का घर चल रहा है, ये चीज़ अंदर से सेटिस्फेक्शन देती है। इतने सारे बच्चे जुड़े हुए वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये चीज़ अंदर से सेटिस्फेक्शन देती है। तो ये चीज़ आप लोग भी फील करो, आप लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव क्या है, और फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। ठीक है कि नहीं, बताना जरूर और आंसर जरूर दिया करो शानदार तरीके से। बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारी न्यूज़ है यार यहाँ पर, ये इसके ऊपर स्टार भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट देकर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अक्सर आप लोगों ने कभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर कहीं पर जाते हुए देखा है तो उनकी गाड़ी के चारों ओर ये जो नुमाइंदे खड़े रहते हैं, ये किस सर्विस से आते हैं? बताइए, किस किस को पता है किस सर्विस से आते हैं? इसको बोलते हैं SPG, यानी कि ये है बेसिकली स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि स्पेशली डिजाइन की गई ऐसी फोर्स हमारे देश के अंदर में, जो कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए हमारे देश में देखने को मिलती है। ये जो पर्टिकुलर फोर्स होती है, ये ऐसा नहीं कि हमारे देश में स्टार्टिंग से ही है। आप लोगों को पता है हमारे देश के फॉर्मर जो बेसिकली हमारे देश के फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी हत्या कर दी गई थी, खासकर इंदिरा गांधी जी की 1985 में। तो उसके बाद में यहाँ पर हमारे देश के अंदर में ये सर्विस क्रिएट की गई। आज की डेट में सर्विस के अंदर में आप लोगों को 3000 के करीब लोग देखने को मिलेंगे, यानी कि पूरे देश के अंदर में ओनली 3000 एक तरीके से ऑफिसर्स जो हैं वो इस सर्विस के अंदर में जाते हैं। तो सोच सकते हैं कितने चुनिंदा ऑफिसर आप लोगों को इसके अंदर में देखने को मिलेंगे, यानी कि डायरेक्टली रिक्रूटमेंट इसमें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें से जो बंदे जाते हैं इसके अंदर वो अलग अलग फोर्सेस से चुने जाते हैं। यहाँ पर उन्हीं के तरीके से एक तरीके से बिल्कुल स्पेशल इंसानों को चुना जाता है, इसीलिए इसका नाम स्पेशल फोर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात की जाए इसके बारे में, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या आई है, हमारे देश में जो होम मिनिस्ट्री है यानी कि गृह मंत्रालय है, वो किसके अंडर में है पता होगा आप लोगों को, बताइए। ये बेसिकली अमित शाह जी के अंडर में है। तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988 के अंदर में यहाँ पर चेंज करके क्या किया गया कि इसको जो हेड करेगा, जिसको हैंडल करेगा, वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो होगा इंडियन पुलिस सर्विसेज का, वही रैंक का ऑफिसर इसको हैंडल करेगा। इससे नीचे कोई जूनियर ऑफिसर जो है वो इसको हैंडल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर इसके अंदर में चेंज लेकर आया गया। आप लोगों को बता दूं इसके अंदर में किस किस इंसान के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। नॉर्मली इसके अंदर में सिक्योरिटी देखने को मिलेगी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो इमीडिएटली फैमिली मेंबर हैं, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं तो मोदी जी की मान लीजिए फैमिली मेंबर जो भी होंगे, उनके भाई होंगे, ठीक है, या फिर एक तरीके से उनकी वाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगी, उनके बच्चे अगर हो, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं। तो उनको यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि ये एसपीजी की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए ही इसको स्पेशल फोर्स को बनाया गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही अगर देश के अंदर में सिक्योर नहीं है तो देश के अंदर में पैनिक आप लोगों को होता हुआ देश के अंदर में नजर आएगा कि खुद प्राइम मिनिस्टर ही सिक्योर नहीं है तो हम कैसे सिक्योर रहेंगे यहाँ पर। तो होम मिनिस्ट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ये यार एक तरीके का चेंज किया गया, तो यहाँ पर जिसके चलते ये सारी चीज़ देखने को मिले। पंजाब का इंसिडेंट आप लोगों को याद होगा, जब प्राइम मिनिस्टर साहब का जो काफिला था वो एक फ्लाईओवर पर ले जाकर रोक दिया था, ठीक है, तो बड़ी ही एक तरीके से इरेस्पॉन्सिबल तरीका बिहेवियर देखने को मिला था उस टाइम पर। तो बहुत सारी न्यूज़ भी उस टाइम पर वायरल हुई थी, ठीक है। तो एक बेसिक सी चीज़ है जिसके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा, ओके। एक यहाँ पर न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें एक स्कीम भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात की जा रही है प्रधानमंत्री जनधन योजना। हमारे देश में अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर ये स्कीम लेकर आई गई थी लोगों के फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और कब लॉन्च किया गया था और अभी न्यूज़ में क्यों है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी न्यूज़ होती है जो कि न्यूज़ में रहती हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो याद रखिएगा 2014 में आते ही सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और मोटो था यहाँ पर मेरा खाता भाग्य विधाता, यानी कि अपना खाता हर एक इंसान के पास में होना चाहिए।
तो इसी के चलते यहाँ पर 9 ईयर जो यहाँ पर कंप्लीट किए गए, तेलंगाना ने अचीव किया 100% यहाँ पर कवरेज प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत में। यानी कि तेलंगाना हमारे देश का यहाँ पर जो 100% ये फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला राज्य बन गया है, ऐसा बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी। 2014 में लॉन्च की गई कौन सी डिपार्टमेंट? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आप लोगों को ये स्कीम पर्टिकुलर देखने को मिलेगी, जिससे लोगों का खाता खोला गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन शब्द जरूर याद रखिएगा। इसका मतलब होता है कि सबको बेसिकली एक बैंकिंग सिस्टम के तहत लेकर चलना, यानी कि लोगों को पीछे न छोड़ना। नाम भी दिया गया ना, मेरा खाता भाग्य विधाता। मतलब क्या है? मतलब ये कि अपना खाता जो है वो बहुत ही शानदार है, उसके ऊपर फोकस करना है, इससे लोगों को बहुत सारी सर्विस यहाँ पर मिल पाती है। तो ये बेसिक स्कीम के बारे में भी याद रखिए, कब लॉन्च की गई, इसका मोटो क्या है और इसको बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर में रखा गया। तो ये कुछ बातें भी आप लोग याद रखते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो माई अकाउंट फॉर्चून मेकर, ठीक है। तो ये इंग्लिश भी आप लोगों को यहाँ पर इसकी नजर आएंगी। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है। तो 100% कवरेज यहाँ पर अभी तेलंगाना का देखने को मिला, ठीक है। तो अगर तेलंगाना से आता है तो बताइए तेलंगाना को कौन कौन सा स्टेट जो है वो बाउंड्री टच करता है। कई सारे बच्चे इतने रेगुलर सटीक तरीके से आंसर देते हैं ना, मतलब देखकर मजा आ जाता है। और कई सारे ऐसे हैं इक्का दुक्का आंसर लिख कर निकल जाते हैं। क्यों भाई साहब, जबरदस्ती हो रखी है क्या? रहने दो यार, वो जो दे रहे हो उसको भी रहने दो। किसने पकड़कर आंसर दिला रहा है आपसे? यहाँ ऐसी हरकतें मत करो, पढ़ लिया करो थोड़ा, ठीक है। देश के लिए एक अच्छी बात है यहाँ पर, मुकेश अंबानी साहब जो हैं वो एक तरीके से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है तो उसमें यहाँ पर एक कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी टू द प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी उसके प्रेसिडेंट बनते हैं उसमें एडवाइजरी कमेटी रहेगी और उसके जो एडवाइजरी कमेटी रहेगी, ठीक है। तो मुकेश अंबानी को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 28 के प्रेसिडेंट एडवाइजरी कमेटी में, इनको यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को ये भी यहाँ पर नजर आएंगे, हमारे देश के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए याद है, जो याद रखनी है आप लोगों को, 28 सेशन यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का देखने को मिलेगा। तो उसमें जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर में जो बात की जाएगी तो उसको लेकर यहाँ पर ये मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर अगर हमारे देश से रिलेटेड हो गया तो आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो सबसे पहले तो ये मीटिंग होने वाली कहाँ पर है और इस कब ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है यार काफी ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो है ये आप लोगों को देखने को मिलने वाली है दुबई के अंदर में, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में, UAE। 27 कहां पर हुई थी और 26 तो दुनिया भर में फेमस हुई थी, वो आप लोगों को बतानी है कहां पर हुई थी। अगर बात करें यहाँ पर सुल्तान अल जबर, वो प्रेसिडेंट रहेंगे यहाँ पर, तो उनको एडवाइस करने के लिए यहाँ पर खासकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर में, तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अंबानी साहब भी उसमें देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर रहती है बेसिकली, इसमें मुद्दा ये रहता है कि क्लाइमेट को कैसे डील करना है। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी साहब जो है यहाँ पर इंडियन जो बिजनेसमैन टाइकून मुकेश अंबानी, चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री हैज बीन अपॉइंटेड द एडवाइजरी कमेटी टू द प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टी है यहाँ पर, ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बात की जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरीके की न्यूज भी कई बार आती है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम हमारे देश में काफी दुरुस्त है, लेकिन कई बार कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उसी को सुधारने के लिए यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये बताओ किस किस ने अपने 2000 के नोट जो हैं वो चेंज कर लिए हैं? सबसे पहले तो एक बच्चा कह रहा है एक दिन सर पहले दिला तो दो 2000। मैंने कहा ठीक है करते हैं जुगाड़। काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार ये भी, मतलब बार बार ये कई सारे तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चीज़ से, ठीक है। नॉर्मल इंसान जिंदगी छोड़ छाड़ के बार बार ये चीज़ें होती हैं। चलिए जो भी है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव की गई न्यू डिजिटल रिपोर्टिंग, जिसके तहत यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू एड्रेस किया जाएगा लोन डिफॉल्टर, यानी कि जो भी लोन डिफॉल्टर होगा 50 करोड़ से ज़्यादा उसको पहले ही पकड़ लिया जाएगा ताकि और ज़्यादा दिक्कतें न देखने को मिले। तो इसके चलते यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेकर आ रही है। यहाँ पर बेसिकली अंडर दिस सिस्टम द सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो सेंड करेगी डिजिटल रिपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर बैंक विद इन 15 डेज ऑफ द लोन रिक्वेस्ट प्री अप्रूव स्टेज पर, ताकि पहले से ही पकड़ा जा सके। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को कोई काम करना है तो पहले से आप लोग उसके लिए एक सटीक प्लान बना ले कि अगर इससे नीचे नंबर आ गए तो भाई साहब फिर से सब कुछ उधेड़ देना है, फिर से सब कुछ पढ़ डालना है, वो वाली बात है यहाँ पर। यानी कि ऐसा नहीं कि चीज़ों को इग्नोर करते रहना है, जो इग्नोर करेगा फिर दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए चीज़ों को सटीक तरीके से आगे लेकर आप लोगों को चलते रहना है, ये जरूरी है, ठीक है। मेरे पास कई सारे ऐसे मेल आते हैं, बच्चे रोते रहते हैं कि सर एडमिशन ले लिया है, वहाँ पर क्लासेस नहीं हो रही हैं। यहाँ पर अजीब मेल आ रहे हैं, ये बोलें कि सर इतनी क्लासेस क्यों ले रहे हो? यार अगर जो क्लासेस हो रही हैं आपकी, अगर उस क्लास में समझ नहीं आता,
अगर कोई टीचर ऐसा नहीं पढ़ा रहा कि आप लोग की समझ में आए, तो समझ में आता है कि आप लोग बोलो कि सर अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ते हुए, ठीक है। मतलब आप लोग इस चीज़ को लेकर भी इरिटेट हो कि इतनी क्लासेस क्यों हो रही हैं। इतनी क्लासेस इसलिए हो रही है कि पूरा सिस्टमेटिक वे में जब सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा तो बच्चा जो है वो 9 महीने में पैदा होगा। अगर आप लोग चाहो वो 7 महीने में पैदा हो जाए तो फिर उस बच्चे को स्पेशल निगरानी में रखना पड़ेगा, वो उसकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मुझे पता है कि आप लोगों का जो पेपर है वो 2 जुलाई को है, उस चीज़ की टेंशन मत लेना। अभी जो क्लासेस चल रही हैं ये क्लासेस आप लोगों को प्रैक्टिस क्लासेस में कन्वर्ट होती नजर आ जाएंगी। अभी यहाँ पर 7-8 दिन के अंदर में जैसे ही चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो फिर प्रैक्टिस क्लासेस चलनी स्टार्ट हो रही हैं। जैसे कि इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास होनी स्टार्ट हो गई है, कंप्यूटर की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा वो प्रैक्टिस क्लास में आप लोगों की कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। पर लेकिन 1 हफ्ता और लगभग 7 से 8 दिन जो है आप लोग कंटिन्यूअस रहना है सटीक तरीके से, फिर आप लोगों का सारा सिलेबस जो है वो आपको हाथ में होगा। पॉलिटी के बारे में कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, आप लोग खुद देखो यार, 6-6 7-7 क्लास लगा रहा हूं डेली, उसमें अगर पॉलिटी भी आप लोगों की लगाऊंगा तो यहां पर मुझे लगता है कि सारे बच्चे और इरिटेट हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि सारे टीचर जो है इन चीज़ों को कंप्लीट कर लें, फिर आराम से मैं 1-1 2-2 लेक्चर लेता लेता आप लोगों की पॉलिटी करता रहूंगा। बस दिन में 1-1 2-2 लेक्चर देखना, और वैसे भी इतनी सारी पॉलिटी की यार मैक्सिमम चीज़ें आप लोग पढ़ते रहते हो ऑलरेडी, तो वो सब्जेक्ट पहले कंप्लीट कराने, क्योंकि यूपीएससी ने टाइम इतना कम दिया ना। अब देखना सीडीएस में कितनी शानदार तरीके से क्लास होगी, वो भी लाइव क्लास की टेस्टिंग चल रही है। कल भी 3 क्लास कोशिश की थी, 2 तो हो गई, अभी तीसरी क्लास आप लोगों की सिस्टमेटिक में चलनी स्टार्ट होंगी, और फिर आराम से आप लोगों की 4 क्लास डेली चलेंगी। सेम पैटर्न में आप लोगों को पैटर्न देखने को मिलेगा यूपीएससी क्लासेस में। मतलब इस चीज़ के लिए आप लोग ब्लेम करना कि सर क्लास अच्छे से नहीं हो रही है, तो समझ में आता है, टीचर समझा नहीं रहे हैं तो समझ में आता है। इस चीज़ के लिए तो यार कम से कम मत ब्लेम करो कि सर इतनी क्लास क्यों लगा रहे हो, ये तो सही बात नहीं है कि नहीं। ये थोड़ा सा यार देखो, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस क्विज करते रहो यहाँ पर, और कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर एनसीईआरटी अपडेट की जाएंगी जल्दी, टेंशन मत लेना। ये आप लोगों का नोट्स एंड पीडीएफ वाला जो सेक्शन है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो बस, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर कनेक्ट आप लोग हो सकते हो। दोस्तों जून का जो महीना होता है ये सबसे शानदार महीना मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि जो जून का महीना होता है यहाँ पर आप लोगों को एक काफ़ी प्यारा सा डे देखने को मिलता है स्टार्टिंग में ही। इसको बोलते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, यानी कि ये बेसिकली माता पिता की जो सेल्फलेस सर्विस होती है। मतलब क्या, मतलब कि उसमें कोई भी मिलावट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग मार्केट में कुछ भी चीज़ लेने जाओ, हर एक चीज़ में आप लोगों को मिलावट मिलेगी, पर माता पिता की जो सर्विस रहती है आप लोगों के लिए उसमें कभी कोई मिलावट नहीं मिलेगी भाई साहब। मतलब एक तरीके से ना 365 दिन वो इस तरीके से ट्रेन चलती है कि उसमें कोई स्टॉप लगता ही नहीं है आप लोगों की सर्विस के लिए। तो इसलिए सैल्यूट है सारे पेरेंट्स को। आप लोगों को हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि एक माँ बाप जो हैं वो 100 बच्चों को पाल लेते हैं आज की डेट में, पर आज की डेट में 100 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं बुढ़ापे में। ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए सैल्यूट है यार माँ बाप को, वो अपने आप को बेचकर भी बच्चों को इस पोजीशन में रखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। देखा ना कि आप लोगों ने 3 इडियट मूवी किस किस ने देखी है, उसमें कहता है ना कि एक ही एसी अफोर्ड कर सकते थे, इसके रूम में लगा दी ताकि ये पढ़ ले, हम बिना एसी के सो लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये रियलिटी है माँ बाप की। अगर आप लोग माँ बाप को ध्यान से देखोगे वो हर बेस्ट सर्विस अपने बच्चे को देने की कोशिश करते हैं। बच्चा जो है मांगता है तो वो कोशिश करते हैं कि यार ये चीज़ प्रोवाइड कराई जाए उसको, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम भी अपने पेरेंट्स का जो ध्यान रखें, खासकर बुढ़ापे में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो ये बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने माँ बाप का ध्यान रखना। तो उनसे कम से कम आप लोगों को अगर कोई वो कुछ बातें बोलते हैं खासकर इस एज में आकर, तो यार उनको आप लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बचपन में आप लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी जो हैं वो उन्होंने पूरी की हैं, है कि नहीं। बताइएगा जरूर इसको सुनकर कैसा लग रहा है, आप लोगों की रियलिटी है या फिर लग रहा है कि नहीं यार। हालांकि कई सारे माँ बाप खड़ूस टाइप के भी होते हैं, ठीक है जो कोई पूरी ख्वाहिश करने का नाम ही नहीं लेते, हर बात पर चिल्ला कर पड़ते हैं। तो हर तरीके के हैं, पर लेकिन 99% जो हैं वो पूरी करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, है कि नहीं। ये एक बड़ी प्यारी सी यहाँ पर कुछ लाइन लिखी गई है पेरेंट्स के बारे में। हर एक दिन आप लोग का बेहतरीन बनाते हैं, आप लोग की जो नाइट है वो उन्हीं की वजह से शानदार होती हैं। कलर आप लोग की लाइफ में आते हैं, आप लोग की लाइफ के ऑक्सीजन है वो। इसी के साथ में यहाँ पर वही एक तरीके से जिस घर में आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो उसका बेस होते हैं पेरेंट्स। मतलब कितनी भी दिक्कत आ जाए उनके ऊपर वो आप लोग को ये कहेंगे सब कुछ सही है बेटा, टेंशन मत ले, हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चाहे वो कुछ भी ना करे, बस घर में बैठे रहे, फिर भी ऐसा लगता है कि यार कोई है साथ में, है कि नहीं। इसी के साथ में उनके बिना जो है ये समझो, मतलब एक तरीके से ना वी आर नथिंग विदाउट देयर एवरीथिंग। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि पेरेंट्स हैं तो ज़िंदगी है। एक तरीके से जब पेरेंट्स चले जाते हैं तब फील होता है कि यार मतलब क्या ही ज़िंदगी है यार, ठीक है, वो वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो अपने पेरेंट्स का, जिस तरीके से बचपन में उन्होंने आप लोगों का ध्यान रखा है, ठीक है।
तो सैल्यूट है ऑल द पेरेंट्स ऑन दिस प्लानट। आगे चलते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्यारा सा दिन है, ये खासकर उन लोगों के लिए जो दूध प्रेमी हैं। ये आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में। तो यहाँ पर कुछ बातें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 1 जून आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है ये डे। बात की जा रही है यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको FAO बोलते हो आप लोग। यहाँ पर इस अब की बार जो थीम यहाँ पर रखी गई है ये 30 बेसिकली मतलब 2030 की है, ठीक है, 2023 की, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंजॉय डेयरी, ठीक है। तो ये बेसिकली डे है। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं कुछ बातें करूँ यहाँ पर, बिगेस्ट प्रोड्यूसर मिल्क अगर वर्ल्ड में आप लोग देखोगे तो वह है हमारा देश। तो ये सैल्यूट करने वाली बात है, कहीं ना कहीं इस लेवल पर हम लोग लेकर आए। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा व्हाइट रिवॉल्यूशन का। आप लोगों से पहले बातें भी की थी मैंने व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखा जाए कि हेल्थ के बेनिफिट क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोशिश करनी है शाम को अगर सोने से पहले आधा पौना गिलास 1 गिलास जो है दूध ले लिया जाए तो भाई साहब जिंदगी शानदार बन जाएगी। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, वो आप लोगों को नींद भी अच्छी लेकर आएगा और इसी के साथ में बहुत सारी ये हेल्थ बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले दूध के। अगर शाम को सोते टाइम उसमें जरा सी हल्दी डल जाए तो बॉडी में जितने भी दुख दर्द हैं काया में वो सारे दूर हो जाए। तो ये दूध की पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं दूध को भी कंपेयर किया गया न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ में। और भी नहीं, कई बार कई ऐसे बच्चे रहते हैं दुबले पतले, उनको कहते हैं कि दूध पी ले भाई साहब केले के साथ में शाम को, तो बॉडी पर फैट जो है वो चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। देश में सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। मिल्का से मूवी देखिए, दूध 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 उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पर है, गुजरात चौथे पर है और 5वें पर है आंध्र प्रदेश। तो टॉप 5 राज्य कम से कम आप लोगों को याद रखने हैं जहां पर सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर दूध के बारे में बात करें तो खाने पीने के बारे में खासकर एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर इससे रिलेटेड डेटा भी पब्लिश करती है, यहाँ पर नजर आती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बात करती है लेट देयर बी ब्रेड, यानी कि कम से कम हर एक इंसान के लिए यार खाना पीना होना चाहिए, ठीक है। रोम इटली में हेडक्वार्टर है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है ये बताना है। फॉर्म किया गया था क्यूबिक कनाडा के अंदर में 16 अक्टूबर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की जाती है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। कम से कम रिपोर्ट का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, ठीक है। एक चीज को लेकर बहुत सारे बच्चों के डाउट आए जो मैंने यहां पर पूछा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सर आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या ये कोई बताएगा? एस्से कैसे लिखना है, क्या ये कोई बताएगा? इनके ऊपर प्रॉपर सेशन होंगे आप लोगों के, ठीक है। किस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीजें लेकर चलनी है, इसके ऊपर पूरे सेशन कंडक्ट कराए जाएंगे उस पर्टिकुलर चीज को लेकर, क्योंकि वो मेन चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, बोल रहा है कि सर इसके ऊपर कोर्स के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है क्या आपके? देखो यार, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनने का कोई मतलब नहीं है वैसे, पर एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि इस कोर्स के अंदर में जो खासकर यूपीएससी और सीडीएस का है, जितने भी एडमिशन हुए हैं वो मैक्सिमम वो कैंडिडेट हैं जो एपीएफसी का कोर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी कि जो ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं उनको इतना ट्रस्ट हो रहा है कि वो फिर से दूसरा कोर्स ले रहे हैं। तो ये मैं अपने लिए एक तरीके से बोल सकता हूं कि ये एक तरीके से अपना एक तरीके से ना आप लोग बोल सकते हैं कि सेटिस्फाई करने वाली चीज़ है। यानी कि जो कोई इंसान एक बार चीज़ ले ले और फिर से वो चीज़ ले रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हुआ है उन चीज़ों से। तो 80% के करीब, 80 क्या 85% के करीब जो भी यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं। वरना अगर वो फ्रस्ट्रेट होते, इरिटेट होते, परेशान होते, तो कभी भी इंसान जो है वो फिर से री एडमिशन तो कम से कम वहाँ पर जाकर नहीं लेता, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें थी जो एपीएफसी कोर्स में मैंने बोला था, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें थी, उनको सबको यहाँ पर इंप्रूव किया जाएगा जैसे जैसे अब चीज़ें होंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में चीज़ें होती है तो कुछ दिक्कत रहती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर वो चीज़ सेटिस्फाई करने वाली होती है। तो बस यहाँ पर बड़ाई करने वाली बात नहीं है। अगर एक बार एडमिशन होगा और इसी के साथ में अगर किसी को लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है यार, गलत जगह एडमिशन हो गया, 7 दिन के अंदर अंदर अपनी क्लासेस जो है वो वापस अपने पैसे वापस ले जाना। इस चीज़ की भी गारंटी कोई बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं देता आप लोगों को। एक दिन में बोलता है 24 घंटे में रिटर्न कर लो, ऐसे बहुत सारे मेल पड़े हैं अपने पास में, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये बस बात है, जो एक ट्रस्ट वाली बात है वो ट्रस्ट नहीं टूटने दूंगा। ईपीएफसी में थोड़ी सी वो दिक्कत रही, टाइम का इशू रहा यार, जैसे मैंने बोला था, पर लेकिन आगे ये कभी ट्रस्ट नहीं टूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। सिलेबस 100% कवर करके दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये पूरी टीम की तरफ से मैं आप लोग गारंटी दे रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, यानी कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप लोगों को देखने में तो लगेंगे यार ये तो ऐसा टॉपिक है, ठीक ठीक है, पर लेकिन जब उसके अंदर घुसेंगे तो आप लोगों को लगेगा ओ तेरी, इसमें क्या था भाई साहब ये तो कुछ और ही निकला। ये कुछ ऐसा ही टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा।
इस टॉपिक में मैं बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को कई सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट बता के लेके चलूंगा जिससे कि आप लोग रियलिटी में अपना पॉलिटी का बेस भी तैयार होते हुए पाएंगे। आखिर हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। और इसी के साथ में जो गवर्नर होते हैं उसकी क्या पोजीशन होती है जब कोई अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, आखिर ऑर्डिनेंस होता क्या है, तो ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और अगर अच्छा लगा तो आंसर राइटिंग का भी एक क्वेश्चन दूंगा ताकि आप लोग हर तरीके से इस टॉपिक को जो है अंडरस्टैंड कर सकें। टॉपिक क्या है उससे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं जिसके साथ में आप लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। सोचो आप लोग सीएम हो एक पर्टिकुलर राज्य के, राज्य का नाम आप लोग अपने आप सोच लो मन में, चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख देना कि कौन से राज्य के सीएम बनना चाहते हो आप लोग। सोचो आप लोग अपने राज्य के सीएम हो, या फिर अनिल कपूर की मूवी नहीं है, क्या नाम है मूवी का जिसमें वो एक दिन का सीएम बनता है, क्या नाम है चलिए बताइएगा, ठीक है। तो उसमें क्या मान लीजिए आप लोग एक दिन के सीएम बन गए, एक दिन के क्या मतलब आप लोग चुनकर आए और कंप्लीट सीएम बन गए। सीएम बनने के बाद में आप लोग ने अपने एरिया में पर्टिकुलर जो आईएएस हैं, आईएएस की उनकी मीटिंग बुलाई, सब आईएएस की, ठीक है। और आप लोगों ने बोला यार ये दिक्कत है स्टेट के अंदर में, ये सारी प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। आईएएस ने बोला ठीक है देखते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने आईपीएस की मीटिंग बुलाई और आईपीएस को बोला कि ये लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन यहाँ पर खराब हो रही है और इनको सही करना है। आईएएस बोलते हैं, आईपीएस बोलते हैं देखते हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद आपको पता चला कि हो गए कोई ऐसे यार, मतलब 1-1.5 महीना, कंडीशन ऐसी की ऐसी है, कोई से ने भी कुछ भी काम नहीं किया। आपने फिर बोला कि यार इसको सुधारो, वो बोल रहा है ठीक है देखते हैं। अब वो ठीक है फिर देखते हैं, फिर 10-15 दिन चले गए, कुछ नहीं सुधर रहा है। उसने फिर बोला कि भाई सुधार दो, वो बोल रहा है कि ठीक है देखते हैं। तो इग्नोर करते जा रहा है, ठीक है। और एक दिन जब यहाँ पर गुस्से में आकर फिर बोला सीएम की या तो इसको सुधार दो नहीं तो मैं तुमको सुधार दूंगा, तो आईएएस ने और आईपीएस ने सीधा सीधा ये बोल दिया कि जो करना है कर लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएम बोला अच्छा ऐसी बात है। रीजन क्या था यहाँ पर, सीएम बोला कि यहाँ पर भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर ये आईएएस आईपीएस सीएम को बोलकर चले गए, रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये कि इस सीएम के हाथ में पावर नहीं है इनको यहाँ पर कुछ बोल सके। क्यों? क्योंकि ये सीएम जो है वो दिल्ली का है, ठीक है, यानी कि दिल्ली में जो है वो पावर जो है वो एलजी के हाथ में रहती है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो पर्टिकुलर स्टेट में तो वो सारी पावर चीफ मिनिस्टर के हाथ में रहती है। पर दिल्ली जो कि हमारे देश की नेशनल कैपिटल है, तो यहाँ पर जो बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी भी है यहाँ पर ये, और यूनियन टेरिटरी में अगर आप लोग नाम देखोगे तो यूनियन की टेरिटरी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया। तो यूनियन की टेरिटरी का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, इससे रिलेटेड यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रहती है वो भी ये बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये जो पावर होगी सारी की सारी, अगर कुछ भी काम करोगे तुम तो यहाँ से पूछ कर करोगे, एलजी से, एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से बिना पूछे कुछ नहीं करोगे। तो भाई साहब जो दिल्ली के सीएम हैं उनका माथा खनक गया। उन्होंने बोला भाई साहब हम क्या झक मारने बैठे हुए हैं, हम चुनकर आए हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, और ये जो हैं ये हमारी सुन नहीं रहे हैं, तो फिर हमारा फायदा क्या है? हमारा तो कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर। आज की डेट में हम लोग यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं। तो ये सिचुएशन इतनी खराब हो गई जिसकी कुछ हद नहीं है, और मैटर जो है वो कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में यहाँ पर जब सुनवाई की गई, यहाँ पर पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली हाई कोर्ट में इस सिचुएशन कही, फिर आगे चलकर फिर सुप्रीम कोर्ट में सिचुएशन पहुंची। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को ढंग से सुना, और ढंग से सुनने के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही शांत स्वभाव में एक अपना डिसीजन दिया। और वो एक ऐसा डिसीजन था जो कि एक अच्छे लेवल पर अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो एक बैलेंस बनाने वाला डिसीजन था। डिसीजन में क्या बोला गया, अब ये बात आप लोग सुनिएगा और दोनों चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसी यूनियन टेरिटरी की जो कि हमारी कैपिटल भी है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी है। अगर आप लोग देखोगे, जब किसी और राज्य की बात करते हैं जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या फिर आप लोग ऊपर चले जाओ किसी भी हरियाणा, पंजाब या फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, तो वहाँ पर प्रॉपर सीएम होता है, उसके हाथ में प्रॉपर पावर होती है। पर लेकिन जब हम लोग दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में सीएम है, पर लेकिन सीएम के हाथ में एक तो लैंड यानी कि जमीन से रिलेटेड पावर नहीं होगी, दूसरी लॉ एंड ऑर्डर से पावर नहीं होगी, तीसरी यहाँ पर पुलिस की बात की जाती है यहाँ पर। यानी कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये बोला गया कि सारी की सारी ये जो पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। पर लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी वो यहाँ पर दिल्ली के जो सीएम हैं उनके अंडर में सारा काम होता हुआ नजर आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया।
ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट थी उसके फेवर में आ गया। तो यहां पर जब ये उसके फेवर में आ गया तो इसका मतलब ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जो एलजी यानी कि जो सेंटर के चुने हुए नुमाइंदे थे उनके हाथ में से पावर जाती हुई उनको नजर आई। तो जैसे ही उनके हाथ में से उनको पावर जाती हुई नजर आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सदमे में आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत अफरा तफरी में लगी और उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश जारी कर दिया। उस अध्यादेश में क्या किया उन्होंने, ऑर्डिनेंस बेसिकली अभी आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा भी, क्योंकि ऑर्डिनेंस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का पॉलिटी के अंदर में, तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आएगी। ऑर्डिनेंस जब उन्होंने इशू किया तो उन्होंने साफ साफ यहां पर ये बोल दिया कि इंडियन जो यहां पर जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि प्रेसिडेंट के हाथ में यहां पर पावर है, और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको पावर दे दी नेशनल कैपिटल टेरिटरी सर्विसेज की। सर्विसेज मतलब वहां पर जो भी आईएएस या फिर जो भी आईपीएस ऑफिसर है उनको डील करने की जो पावर है वो एलजी के हाथ में रहेगी। ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर दिया गया। हालांकि इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि यहां पर कोर्ट के द्वारा जो है बेसिकली ऑर्डर दिया गया कि यहां पर सारे के सारे मैटर जो है कुछ 3 मुद्दों को छोड़कर ये दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ऐसा यहां पर कई सारे आर्टिकल में अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को भी मिला। तो ये जो ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू यहां पर चीजों को कंट्रोल किया जा रहा है। अभी इसके बारे में कुछ और बातें करूंगा। पहले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में बात करते हैं, जो कि एक स्टैटिक पोर्शन है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं एग्जाम के अंदर में। ऑर्डिनेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको, ये बाईपास होता है। जैसे नहीं आप लोग किसी शहर में जाते हैं तो एक तो ये है कि अंदर से जाओ भाई साहब होते हुए पूरे शहर के अंदर में घूमते घामते, और एक होता है कि बाईपास से निकल जाओ। तो ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये बाईपास होता है पार्लियामेंट का। यानी कि मतलब क्या इसका, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, अगर कोई पर्टिकुलर कानून आप लोग चाहते हैं हमारी पार्लियामेंट बनाए तो उसका प्रोसीजर पता है क्या होगा आप लोगों को, उसका पूरा एक सिस्टमेटिक वे में प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1 मिनट में एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं। हमारे देश के अंदर में जब कोई कानून बनाना होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कोई भी पर्टिकुलर कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास किया जाता है। यानी कि लोकसभा में पास कर दे तो फिर राज्यसभा में पास होगा, और राज्यसभा में पास कर दे तो फिर लोकसभा में पास होगा। जैसे ही वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास होता है फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास में। यहां पर फुल डिबेट और डिस्कशन होते हैं, ठीक है। पर लेकिन हालांकि बोलने के लिए रह गए हैं, आज की डेट में इतने डिबेट और डिस्कशन होते हुए नजर आते नहीं है। फिर प्रेसिडेंट के हाथ में जाता है। प्रेसिडेंट यानी कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति साहब जो हैं वो उसके ऊपर अपना ठप्पा यानी कि उसके ऊपर अपना साइन करते हैं। उसके बाद में फिर वो गजट, जो हमारे देश का आप लोग बोलते हैं ना गजेटेड ऑफिसर बन गए, तो फिर यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गजट में उसको नोटिफाई किया जाता है, और जैसे ही गजट में वो नोटिफाई किया जाता है वो कानून जो है देश के अंदर में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हमारे देश में कोई कानून पार्लियामेंट से होता हुआ जनता तक पहुंचता है। पर लेकिन जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उनको लगा यार ये काफी लंबा प्रोसीजर है। सोचो यहां पर कई टाइम ऐसा भी होता होगा जब हमारी पार्लियामेंट जो है वो काम नहीं कर रही होती है। नॉर्मली हमारी पार्लियामेंट काम कब करती है, जब हमारा बजट सेशन होता है, हमारा मॉनसून सेशन होता है, हमारा विंटर सेशन होता है। तो ये हमारे सेशन होते हैं जब हमारी पार्लियामेंट मिलती है। सबसे ज्यादा काम जो होता है, सबसे जो बड़ा सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, उससे छोटा होता है मॉनसून, और फिर होता है विंटर सेशन। तो यहां पर अगर जिस टाइम पर ये सेशन मिल नहीं रहे हैं, जब हमारी पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, और उस टाइम पर किसी अर्जेंट मुद्दे के ऊपर अगर जरूरत पड़ गई कानून बनाने की इमीडिएटली, तो वो इमीडिएटली कानून बनाने वाली पावर जो दे रखी है वो दे रखी है प्रेसिडेंट को, जब हम लोग बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, और गवर्नर को जब हम लोग बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो इन दोनों को ये पावर दे रखी है। इन दोनों को पावर क्यों दे रखी है, पावर इसलिए दे रखी है कि यार अगर कोई भी ऐसी इमीडिएट दिक्कत पड़ जाए कि चलो यार इस मुद्दे पर कानून बनाना है, तो कानून बनाया जा सकता है, पार्लियामेंट का वेट नहीं करेगा। पर लेकिन ये कानून जो है ये जैसे ही पार्लियामेंट फिर यहां पर काम करने आएगी तो फिर यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा कि इसको यहां पर ये यहां पर एक तरीके से लैप्स हो जाता है ऑर्डिनेंस। वो कैसे होता है इसकी पूरी टेक्निकलिटीज जो है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। पर ऑर्डिनेंस जो है वो एक तरीके का बाईपास है जो पार्लियामेंट में कानून बनाया जाता है उसका। तो इसलिए यहां पर ऑर्डिनेंस को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि इमरजेंसी का टूल है भाई साहब, इस्तेमाल कर लो। पर लेकिन आप लोग अगर सोचो कि हर टाइम इसी को इस्तेमाल कर लो तो ये तो एक तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल हो गया उस चीज का। तो ये समझाने वाली बात यहां पर होती है। तो इसको आप लोग समझिए। अब यहां पर
ऑर्डिनेंस जो है वो लेकिन बेसिकली इसको बोलते हैं, शब्द यूज कहता है प्रमोगुलेट। प्रमोगुलेटेड मतलब एक तरीके से लाया जाता है, प्रेसिडेंट के साइन के बाद में यहां पर ऑर्डिनेंस जो है वो आता है और उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करना बेसिकली इसको कहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू आता है यहां पर, और ये बिल्कुल ऐसी ही पावर रखता है जैसे कि हमारी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून रखता है। बिल्कुल उसी पैटर्न में आप लोगों को काम करता हुआ नजर आएगा, और लिखा भी होता है कि सेम लीगल एक फोर्स और इफेक्ट जैसे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट ओनली टेम्परेरी इन नेचर। टेम्परेरी क्यों है नेचर में? क्योंकि भाई साहब ये पूरा चलेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही चीजें आगे सुधरेंगी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में, फिर यहां पर आके फिर से काम होना स्टार्ट हो जाएगा, पार्लियामेंट फिर से कानून पास करेगी तो ऑर्डिनेंस लैप हो जाएगा। उसके बारे में भी बात करते हैं, पर लेकिन ये ऑर्डिनेंस बनाने की जो पावर है ये पार्लियामेंट में किस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू बेसिकली आती है? तो ये बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है, याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। 1 2 3 इसको ऐसे याद रख लेना कि ऑर्डिनेंस बनाने में प्रेसिडेंट को जरा सा भी टाइम नहीं लगता है, 1 2 3 करके जरा सी देर में ऑर्डिनेंस बना देता है। ठीक है, हालांकि गवर्नर को थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है, वो किस आर्टिकल के थ्रू लाता है बताइए, अभी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो कानून लेकर आते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये इसके अंदर में ऑर्डिनेंस मेकिंग ऑथोरिटी रहती है प्रेसिडेंट के हाथ में। ठीक है, पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही रहती है जैसे पार्लियामेंट की है, पर लेकिन ये तब होगा जब पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट भी काम कर रही है और तुम ऑर्डिनेंस निकाले जा रहे हो, तो तब उस टाइम पर यहां पर ऑर्डिनेंस जो है वो ऑर्डिनेंस की तरीके से उसको नहीं देखा जाएगा, वो तो एक तरीके से अवहेलना हो जाएगी पार्लियामेंट की। ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या है कि जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को ला सकता है, ये कंडीशन यहां पर लिखी गई है। बोला गया कि जब यहां पर कोई या फिर एक भी हाउस अगर यहां पर सेशन में नहीं है, यानी कि या तो एक हाउस, क्योंकि पार्लियामेंट में कानून पास करने के लिए दोनों हाउस चाहिए, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं है तो कानून कैसे बनेगा? तो यही बात यहां पर बोलेगी कि ऑर्डिनेंस आएगा कब? ऑर्डिनेंस तब आएगा जब 1 और आइदर 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, यानी कि सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट जो है वो बोलेगा ठीक है ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश लेकर आ जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन नॉट इशू एनी ऑर्डिनेंस अनलेस, जब तक कि वो खुद से सेटिस्फाई ना हो जाए, यानी कि अगर उसको लगता है प्रेसिडेंट को कि यार ये बिल्कुल ऐसी प्रक्रिया है, इस पर तो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा वरना देरी हो जाएगी। यानी कि प्रेसिडेंट को भी हमारे संविधान निर्माताओं ने पावर दे रखी है कि दिमाग का इस्तेमाल करना भाई, ऐसा नहीं कि जैसे आपको ऊपर वाले बोलते हैं वैसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है। तो प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना जरूरी है कि हाँ भाई साहब इस पर अध्यादेश ला सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो यहां पर इसको रोक सकता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, कि ये चीजें सही नहीं लग रही है मुझे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्योंकि इशू करने वाली ऑथोरिटी है, ठीक है, तो वो जस्टिफाइबल भी होना चाहिए कि इंटेंशन जो है वो गलत नहीं है सामने वाले की, यानी कि गलत तरीके से नहीं सोच रहा है सामने वाला। तो यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण साबित न हो उनके इरादे जो ऑर्डिनेंस लाना चाहते हैं, तो ये प्रेसिडेंट को सुनिश्चित करना होता है। पर लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो फुल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट रहती है बेसिकली यहां पर हमारे देश के अंदर में, अक्सर वो जो चाहती है वही होता है, ये आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा। अगर यहां पर गठबंधन वाली चीजें रहती तो यहां पर ये चीजें खास नहीं हो पाती, पर लेकिन जब फुल मेजोरिटी रहती है, वही कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें। तो अच्छी बात ये होती है कि कानून फटाफट पास कर बना सकते हैं। मैं बड़ा खुश था 2014 में जब फुल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट आई, मैं एक चीज को लेकर बड़ा ध्यान से देख रहा था, मैंने कहा यार इतने दिनों से जो भी बोलते थे कि जो वुमेन यानी कि महिला होती हैं उनको 33% रिजर्वेशन देना है पार्लियामेंट में, इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कितने दिनों से? 2008 से। कितने साल हो गए गिनकर बता दो अपनी उंगलियों पर। अब 2008 से किस साल में बैठे हैं, काउंट कर कमेंट बॉक्स में बताओ कितने साल हो गए। मैं सोच रहा था यार कम से कम 2014 में फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट आ जाए। उस टाइम पर मैं भी मतलब पढ़ाई किया करता था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार कम से कम अब ये होने वाला है, पॉलिटी पढ़कर मैंने कहा ऐसा कुछ चल रहा था, तो वो पॉइंट पता नहीं मेरे माइंड में अटक गया। ठीक है, तो मैंने कहा काश फुल मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट आएगी तो 33% रिजर्वेशन होगा वैसा अपना महिलाओं के लिए, उनके भी मुद्दे पार्लियामेंट में उठाए जाएंगे प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, उनका भी हक रहेगा एक अच्छे से। पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 2014 से 2019 तक नहीं हुआ, फिर मुझे लगा 19 के बाद में होगा, वो आज तक नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं, तो यहां पर फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट का फायदा क्या रहता है? उस टाइम पर तो ये बोलते थे कि हम पावर में आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे, कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी, पर लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर ही नहीं आया कहीं तक भी। तो ये दुर्भाग्य बोल सकते हो आप लोग अपने देश का कि इस तरीके से इतने लंबे समय से इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है उसको साइड में फेंक रखा है उठाकर, कि महिलाओं को भी सशक्तिकरण का एक मौका मिले। यहां पर इससे ज्यादा तो पार्लियामेंट में हमारी महिलाएं जो है आज की डेट में काम करती है आप लोगों को नजर आएंगी। तो इस तरीके से यहां पर ये सोचने वाला मुद्दा बन जाता है यार कहीं ना कहीं। ठीक है,
तो ये 3 कंडीशन यहां पर जो मैंने आप लोगों को बता दी। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी एक जो पार्लियामेंट का जो पखवाड़ा है यानी कि राज्यसभा या फिर लोकसभा, वो यहां पर अगर काम में नहीं है तो यहां पर ये बेसिकली ऑर्डिनेंस आएगा। प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस तब लेकर आएंगे जब वो सेटिस्फाई है कि हाँ भाई साहब मैं बिल्कुल इससे सेटिस्फाई हूं, ये तत्काल कार्रवाई करने वाला मुद्दा है। और प्रेसिडेंट को यहां पर ये भी देखना है बेसिकली जस्टिफाइबल होना चाहिए कि इंटेंशन जो है वो यहां पर मैलाफाइड नहीं है, यानी कि गलत तरीके का दुर्भावपूर्ण साबित न हो यहां पर कि ऑर्डिनेंस तो बस इसलिए ला दिया कि किसी को कंट्रोल करना था, तो वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये प्रेसिडेंट सुनिश्चित करेंगे। तो ये पूरी की पूरी चीज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के अंदर में जो प्रेसिडेंट के हाथ में है। दोस्तों जो बात मैं बताने जाऊंगा उसको पल्ले बांध लेना, यानी कि ये एक ऐसी बात है जो यहां से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन आप लोगों का यहां पर बनता है। जैसे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, यानी कि गवर्नर की भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बिल्कुल ऐसी होती है जैसे प्रेसिडेंट की, पर लेकिन आर्टिकल दूसरा यानी कि अनुच्छेद दूसरा है, ये है 213। वहां पर क्या था, वहां पर था 1 2 3, यहां पर है 2 1 3, यानी कि 2 जो है वो जंप मारकर आगे आ गया, 1 जो है जंप मारकर पीछे चला गया। बोल रहा है कि बहुत झेल लिया, मेरे बस की नहीं रहा, अब तू झेल ले भाई, ठीक है, तो दूसरे को आगे कर दिया। तो यहां पर ये दोनों के दोनों आर्टिकल आप लोगों को पता होने चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, यहां पर जो बेसिकली ये ऑर्डिनेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब जब ऑर्डिनेंस की प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो ऑर्डिनेंस स्टेट का हो चाहे वो ऑर्डिनेंस सेंटर का हो, उसके पास में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। इन प्रॉपर्टी को मैं आप लोगों को आसानी से समझाता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर रहे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी का जो बेसिकली फंडा है वो याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1 जो मैं आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं वो क्या है, वो है जो ऑर्डिनेंस के पास में पावर रहती है वो रेट्रोस्पेक्टिव पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। रेट्रोस्पेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, यहां पर हिंदी में इसके लिए शब्द यूज कहते हैं पूर्वव्यापी। पूर्वव्यापी का मतलब क्या है, पूर्वव्यापी का मतलब यहां पर यह है जैसे मान लीजिए आज की डेट में हम लोग खड़े हुए हैं 2023 के अंदर में, ठीक है, 2023 के अंदर में जब हम लोग खड़े हुए हैं तो यहां पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आकर ये बोलने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हम लोग टैक्स लगा रहे हैं हर एक स्टूडेंट के ऊपर 2022 से स्टूडेंट के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। किसके ऊपर, एक ऐसे स्टूडेंट के ऊपर जो कि आज की डेट में जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, उसको 100 रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। वो कहेगा भाई साहब जॉब तो दे दो पहले तब ले लेना 100 रुपए, मतलब ये उदाहरण दे रहा हूं मैं हाइपोथेटिकल, ठीक है। सरकार बोलने लगी 100 रुपए देगा जो भी ग्रेजुएशन कर चुका है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल से, क्योंकि हमने फ्री में पढ़ाई की है उसकी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, यानी कि 2022 से अब तक का जो भी टैक्स होगा वो सारा इकट्ठा कर ये इंसान जो है वो हमारे पास में लेकर आएगा, ठीक है। ये सेम बात अगर 2024 में जाकर बेसिकली बोला जाए तो 2024 में यहां पर बोले कि 2023 से लेकर अब तक का या फिर 2022 से लेकर अब तक का ये सारा का सारा टैक्स जो है वो आप लोगों को यहां पर हमको देना है। तो क्या हो गया, ये हो गया कि पास्ट में जाकर टैक्स लगा दिया, ठीक है। ऐसे नहीं कहते कई बार की सैलरी इंप्रूवमेंट कर दी कई सारे लोगों की, और सैलरी जो है ये मान लीजिए आज इंप्रूव करी है तो भाई साहब ये पिछले साल के उस पर्टिकुलर डेट से आप लोगों को सैलरी मिलती है यहां पर नजर आएगी, यानी कि बढ़ा हुआ पैसा मिल जाएगा, कई हजार लोगों को पैसे मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। तो ये क्या हो गया, ये रेट्रोस्पेक्टिव हो गया। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया यहां पर, इसका मतलब होगा कि पास्ट में जाकर चीजों को हम लोगों ने इंप्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है यहां पर जब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव यहां पर ये ऑर्डिनेंस काम कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप लोग याद रखिएगा, यानी कि बैकएंड में जाकर ऑर्डिनेंस से जो है इस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रिसेंटली अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिवली काम कर सकता है। जी हां, ऑर्डिनेंस रेट्रोस्पेक्टिवली काम कर सकता है, पीछे जाकर काम कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ही पार्लियामेंट पावर में आएगी ऑर्डिनेंस की औकात जो है वो खत्म हो जाएगी। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह कि जैसे ही हमारी पार्लियामेंट काम करना स्टार्ट कर देगी वैसे ही ऑर्डिनेंस जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि ऑर्डिनेंस जो है वो पूंछ दबा के बाहर निकल जाएगा, उसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी, एकदम शून्य हो जाएगी। आज ही पार्लियामेंट आई है कल को ऑर्डिनेंस शून्य हो जाएगा, नहीं यार ऐसा नहीं है। ऑर्डिनेंस को भी कुछ टाइम दिया गया है, वो नहीं कहते कि जब हवा चलती है तो जो मोमबत्ती है उसकी बत्ती धधकती है, तो बिल्कुल इसको भी टाइम दिया गया धधकने का कि ठीक है यार हम तुमको 6 हफ्ते देते हैं। 6 हफ्ते का मतलब यानी कि 1.5 महीना बेसिकली यहां पर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक ऑर्डिनेंस आने के बाद में मैक्सिमम 6 महीने तक, उस मैक्सिमम नहीं मतलब 6 महीने तक वो वैलिड रहता है, ठीक है। 6 महीने तक ऑर्डिनेंस वैलिड रहता है। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ध्यान से सुनना। आज अगर अध्यादेश आ गया कोई तो 6 महीने तक वो वैलिड रहेगा,
पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि मैक्सिमम पावर कितनी होती है एक ऑर्डिनेंस की, तो वो होती है 6 + 6, मतलब 6 महीने और 6 हफ्ते, मतलब ये हो गया 7.5 महीने आप लोगों को एक ऑर्डिनेंस की पावर देखने को मिलेगी मैक्सिमम। वैसे तो कितनी होती है? वैसे तो 6 महीने होती है, पर लेकिन जो ये 1.5 महीना मिला है, ये मिला है जब पार्लियामेंट पावर में आ गई है, काम करने लगी है, तो ये 6 हफ्ते उसके भी मिले हैं। तो इसलिए यहां पर टोटल मिलाकर 7.5 महीने मैक्सिमम एक ऑर्डिनेंस टिक सकता है। अगर उसको फिर से रीप्रमोगुलेटेड नहीं किया गया, इनके फिर से उसको नहीं लाया गया, तो मैक्सिमम वो कितना रुकेगा? मैक्सिमम वो 7.5 महीने रुकेगा। और वैसे यहां पर कितनी रहती है उसकी? 6 महीने रहती है। तो इस स्टेटमेंट को बार बार अलग अलग एग्जाम में घुमाकर दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा 36 का आंकड़ा, 6 × 36, 6 यानी कि दोनों मिलाकर यहां पर काम करेंगे तो मैक्सिमम 7.5 महीने यानी कि 6 महीने 6 हफ्ते आप लोग इसको याद रखने के लिए रख सकते हैं, ताकि डिफरेंस आप लोग क्रिएट कर सके। तो कोई ऑर्डिनेंस कितना रहता है? 6 महीने, मैक्सिमम कितना रहता है? 7.5 महीने। तो ये जरूर आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस जो है वो एक तरीके से जो कहीं ना कहीं जब आप लोग यहां पर ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं माना जा सकता असेंबली का। यानी कि ऐसा नहीं कि आप लोग बस ऑर्डिनेंस लेकर आते रहो, तो ये नहीं होगा। आप लोगों को पर्टिकुलर एक एरिया के तहत ही ऑर्डिनेंस को लेकर आना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस को जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं भी बोलने जा रहा हूं वो भी है, ये भी इंपॉर्टेंट थी, एक और इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस को कभी भी आप लोग फंडामेंटल राइट जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, कहां पर है मूल अधिकार? वो हमारे पार्ट 3 में है संविधान के अंदर में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है बताइए जरा? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। इसके अंदर में जो सारे फंडामेंटल राइट हमारे सिटीजन के रखे हुए हैं, तो ऑर्डिनेंस फंडामेंटल राइट को रिवोक यानी कि हटाने के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं कि आज से तुम्हारे फंडामेंटल राइट खनन हो गए, खत्म हो गए, आज से जो है ऑर्डिनेंस लग चुका है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस जो है वो ऐसा नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। तो ये सारी मैंने आप लोगों को ऑर्डिनेंस की पावर समझा दी, यहां पर औकात समझा दी। ऑर्डिनेंस को भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी कि ऑर्डिनेंस को भी खत्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ऑर्डिनेंस आ गया तो भाई साहब वो सर पे नाचेगा। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। ये सारे के सारे पॉइंट ना इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं पास्ट में, तो इसलिए मैं आप लोगों को तसल्ली में पढ़ा रहा हूं। सारे टॉपिक आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसी टॉपिक के अंदर में आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया कैसे गया, यानी कि दिल्ली की गवर्नमेंट को अपने चंगुल में कैसे किया गया। तो उसके लिए यहाँ पर इस ऑर्डिनेंस के थ्रू क्रिएट किया गया, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं NCCSA। ये क्रिएट किया गया इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। क्या है ये है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाएगी, और इस पर्टिकुलर अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर जो कैपिटल के अंदर में जो सिविल सर्विसेज हैं, यानी कि जो IAS IPS ऑफिसर हैं या जो इससे हायर रैंक के जो भी ऑफिसर हैं, उनको डील किया जाएगा। इसके अंदर में 3 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। अब कैसे दिल्ली गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके बाद में। 3 मेंबर कौन होंगे? एक मेंबर होंगे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो भी CM होंगे। बताइए दिल्ली के CM कौन है? दूसरे जो मेंबर होंगे यहाँ पर वो होंगे चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के, और तीसरे मेंबर जो होंगे वो होंगे प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी दिल्ली के। ये जो बॉडी है ये 3 मेंबर की बॉडी है। अब किसी पर्टिकुलर पर्सन की पोस्टिंग करनी है IAS IPS ऑफिसर की, उसको ट्रांसफ़र करना है, या फिर उसके खिलाफ कोई भी विजिलेंट जो केसेस है उसको बेसिकली एक तरीके से ना ये एक उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सर्विसेज से रिलेटेड है, वो यहाँ पर ये 3 मेंबर की बॉडी देखेगी। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 मेंबर की बॉडी बना रखी है। पर दिक्कत क्या है? इसके अंदर की रूल और रेगुलेशन। ये 3 मेंबर की बॉडी जो है वो जो भी डिसीजन लेगी, यानी कि इसका जो भी निर्णय आएगा वो मेजोरिटी के द्वारा आएगा। ये खतरनाक पॉइंट यहाँ पर हो गया। अगर बोलते 3 मेंबर की बॉडी में 2 मेंबर जो रखे गए हैं ये चीफ मिनिस्टर को सलाह देंगे कि ऐसा कर लो यार, और चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनकी सलाह माननी जरूरी है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरी की पूरी बॉडी जो डिसीजन लेगी वो मेजोरिटी के थ्रू डिसीजन लेगी। मतलब अगर ये दोनों चाहें तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को कोई भी मैटर ना करने से रोक सकते हैं, अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं आसानी से।
और यहां तक नहीं है, ये दोनों जो भी चाहेंगे वो यहां पर इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर में होगा और फिर यहां पर इसकी रिकमेंडेशन जो है वो एलजी को भेजी जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर। और इसमें भी अगर एलजी इन दोनों से भी सेटिस्फाई नहीं है, चीफ मिनिस्टर ने इनको पटा लिया किसी तरीके से, तो एलजी साहब जो हैं वो यहां पर अपने हिसाब से इसको डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि इनके ऊपर ये थोपा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि डबल लेयर लगा दी एक तरीके से दिल्ली की गवर्नमेंट के ऊपर में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो है वो तिलमिला उठे थे इस पर्टिकुलर डिसीजन के बाद में, और उन्होंने बोला भाई साहब इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। मतलब कहने का एक छोटा सा यहाँ पर आप लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ तक भी अगर चीज़ें होती एक बार को समझ जाती कि चलो ये जो भेजेंगे उस पर जो एलजी हैं उसको मानना ही मानना पड़ेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर भी यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, फिर भी फाइनल डिसीजन जो है वो यहाँ पर एलजी ही लेंगे। अब तक भी एलजी लेते आए थे, अभी भी फाइनल डिसीजन जो है यहाँ पर एलजी लेंगे। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या रह गया, तो ये ऑर्डिनेंस है जिसको लेकर बवाल हो रखा है कि आखिर ये ऑर्डिनेंस जो है क्यों बनाया गया यहाँ पर। तो इसको आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। आप लोग बताइए ये सही है या फिर गलत है। अब जब ऑर्डिनेंस के बारे में बात करते हैं तो कई बार यहां पर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर मैटर जा चुका है। जैसे 1970 में यहां पर आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यहां पर एक्वाइजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसमें 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था। यानी कि बैंक में पहले नॉर्मल इंसान के अकाउंट नहीं खुला करते थे, कोई साहूकार नहीं, बड़ा तबके का इंसान है वही बैंक में अकाउंट खोला करता था। नॉर्मल इंसान जो है वो ऐसे ही परेशान रहा करते थे, पर लेकिन जैसे ही नेशनलाइज किया गया बैंक को, तब यहाँ पर जाकर जो है उसमें नॉर्मल इंसान के भी खाते खुलना स्टार्ट हुए। AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का केस है यहाँ पर। नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस ऑफ 1980 ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में यहाँ पर बात करता है। अंडर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें तो 1 ईयर विदाउट ट्रायल उसको जेल में रख दिया, ठीक है। यानी कि अगर कोई पर्सन लग रहा है कि यहाँ पर, यानी एक तरीके से आप लोग सोचो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कहीं पर अपना एक तरीके से कोई मीटिंग सभा करने जा रहे हैं कहीं पर, उनको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई पर्टिकुलर इंसान ऐसा है उस एरिया में, उसको पकड़कर जेल में डाल दे और 1 साल तक जेल में डाले हुए। इसके ऊपर ऑर्डिनेंस ला गया। DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बहुत ही फेमस केस है यहाँ पर। इसमें तो ये किया गया कि हर एक तरीके से ना कोई भी मुद्दा हो उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू फटाफट एक तरीके से ना, जो ये ऐसा था इसने तो मतलब एक तरीके से ऑर्डिनेंस की बेइज्जती कर दी इस केस ने। मतलब ये देखने को मिला था यहाँ पर 1967 से अगर आप लोग यहाँ पर काउंट करोगे ये लगभग 1980 तक यहाँ पर बिहार के अंदर में 256 ऑर्डिनेंस लेकर आए गए। 256, समझ रहे हैं। और किसी पर्टिकुलर मुद्दे को यहाँ पर ऑर्डिनेंस के थ्रू ही पास कराया जा रहा था, बाईपास करके असेंबली को, असेंबली में कोई फोकस ही नहीं था। तो इस टाइम पर यहाँ पर DC वाधवा इकोनॉमी के प्रोफेसर थे, वो कोर्ट में पहुंच गए केस को लेकर, यार ये चल क्या रहा है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग गवर्नमेंट है यहाँ पर ये। तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज़ को संज्ञान लिया और बोला कि ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग, ये गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि अगर कोई दिक्कत आती है उस टाइम पर आप लोग इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। पर लेकिन आपने क्या किया, आपने तो इसी को पार्लियामेंट का मेन फंक्शन बना दिया कि बस यही का उसका असेंबली का कि यही काम करेगी बस यहाँ पर ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ने। सिंधिया का डायलॉग है तारीख पे तारीख, तो वही चीज़ यहाँ पर चल रही थी, ठीक है। तो कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग वो उसको बिल्कुल क्लियर करके चलना है, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी बताए हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं, सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेटेड टू द प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर बात की जा रही है RC कूपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1970। नेक्स्ट यहाँ पर AK रॉय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1982, DC वाधवा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1987, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया, यहाँ पर देखिएगा AK रॉय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये था किसके बारे में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, कि किसी इंसान को उठाकर जेल में डाल दिया बस यहाँ पर ये सोचकर कि ये कुछ गलत कर सकता है। तो ये गलत तरीका है और इसके लिए ऑर्डिनेंस यहाँ पर लेकर आया गया, तो जिसके चलते यहाँ पर ये मुद्दा काफी ज्यादा उस टाइम पर भी न्यूज में रहा। आसान सा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डिनेंस, यानी कि ऑर्डिनेंस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो बोला गया कि एन ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि पूर्वव्यापी हो सकता है,
ऑर्डिनेंस प्रोमगलेटेड जो किया जाता है कैन बी रिगार्डेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी। जी हाँ, ऑर्डिनेंस कैन बी यूज टू रिवोक द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। बताइए, ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक जब भी वो रीअसेंबल्ड होती है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट पूछी गई है? नोट प्रॉपर्टी है, ऑर्डिनेंस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या बोला था मैंने? फंडामेंटल राइट का ये टच भी नहीं कर सकती, नहीं निकालना तो दूर, ये बाल विभाग का नहीं कर सकती। तो ये आंसर आप लोगों को यहाँ पर सी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है यहाँ पर, ठीक है। और ये प्लानर दिख रहा है आप लोगों को, ये रियलिटी में भर कौन कौन रहा है मुझे बताइए है ये भरना है सबको, जितना अच्छे से इसको भरोगे फिल करोगे उतना ही अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज आप लोग कर पाओगे, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। आंसर राइटिंग के लिए कहाँ पर जाना है? यहाँ पर आप लोगों को आंसर राइटिंग के जाना है, ठीक है। तो कल जो है यहाँ पर 3 क्वेश्चन पोस्ट किए गए थे, बहुत सारे बच्चों के द्वारा आंसर लिखे गए। और जो रियलिटी में मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस के हिसाब से लगिए। और फिर से वही बोलूँगा कि मेंस आप लोगों को इस तरीके से लेकर चलना है ताकि आप लोग मतलब अभी भी मेंस आप लोगों को लेकर चलना है, चाहे सिलेक्शन हो रहा है चाहे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कई सारे बच्चे अभी देख रहे थे कि सर बोल रहे हैं कि सर अब मेंस को कैसे लेकर चलें, तो मेंस को बिल्कुल ऐसे लेकर चलो जैसे कि सिलेक्शन हो रहा है। जिसका हो रहा है वो तो अच्छी बात है, वो तो चलेगा ही लेकर, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही चलना है, ठीक है। क्योंकि अगली साल फिर देना है, तो फिर यहाँ पर उसी पैटर्न में आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सीरियस होकर चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है दोस्तों। ये है एक काफ़ी बेहतरीन टॉपिक, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, 4-5 जितने भी लगा सको। रीज़न क्या है अभी आप लोगों को पता चल जाएगा इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस। द हिंदू के द्वारा डिटेल में कवर किया गया, तो हम भी पूरा डिटेल में कवर करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में। ये जो आर्टिकल है बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आप लोगों का रहने वाला है। जीएस पेपर 3 के साथ में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? पुरानी सरकारों ने डिसइन्वेस्टमेंट को कैसे लेकर चला है? इसको क्या इकोनॉमी के अंदर में कोई फायदा है या फिर नुकसान है? प्रीलिम्स के अंदर में क्या इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया है? कौन कौन से सेक्टर जो है जहां पर ये फोकस दिया जा रहा है आज की डेट में? और इसी के साथ में आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों को यहां पर एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा। बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसइन्वेस्टमेंट? क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है? अगर बात करें इसको क्रिटिकली आप लोगों को एनालाइज करना है या फिर क्रिटिकली कमेंट भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करके चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक को और एक एक बातें जो हैं हम लोग समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में डिफरेंस क्या है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट की अप्रोच क्या है और इसी के साथ में किस तरीके से चीजों को आप लोग प्राइवेट बोलते हैं। ये बड़े ही आसान शब्दों में इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों के पास में कोई एक कंपनी है, आप लोगों ने वो कंपनी बनाई और कंपनी बनाकर एक बड़ी कंपनी आप लोगों ने खड़ी कर ली और उस कंपनी का नाम है ए। वो कंपनी में से आप लोगों को लगा कि यार इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है और आप लोगों को पैसे चाहिए। आप लोग जो है किसी ऐसे इंसान के पास में गए जिसके पास में अच्छा खासा पैसा है, आपका कोई यार भी हो सकता है, दोस्त रिश्तेदार, या फिर कोई मार्केट में प्लेयर हो सकता है जिसके पास से पैसा है और वो काम नहीं करना चाहता है। आप लोग बोलो कि आप मुझे जो है 50 लाख रुपए दे दो तो मैं अपनी कंपनी के 5% शेयर जो है वो आपको दे दूंगा, यानी कि आपके नाम 5% शेयर हो जाएंगे। बाकी सारा काम धंधा तो वही इंसान देखेगा जो कंपनी चला रहा है, पर यहां से पैसा मिल जाएगा 50 लाख रुपए। अब इन 50 लाख रुपए से ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा सकता है, इन 50 लाख रुपए से ये एडवर्टीजमेंट कर सकता है, इन 50 लाख रुपए से वो अपनी टीम बढ़ा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कर सकता है। ओनली 5% दिए, अभी भी 95% शेयर जो है वो इसके पास में है। पर लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, धंधा बढ़ा, इसको लगा कि और ज्यादा यहां पर मुझे पैसे की जरूरत है। अब यहां पर इसने क्या किया, फिर कोई इंसान पकड़ा या फिर वही इंसान जो भी इसको सुटेबल लगे, अब फिर से इसने अपनी कंपनी में से 10% जो है वो यहां पर पकड़ा दिए। अब इसके पास में बच गए 85%। अभी भी डिसीजन जो रहेगा वो इसी का रहेगा, ये इंसान जो बोलेगा वही कंपनी के अंदर में होगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है इस कंपनी का यही है। 15% जो है वो दूसरे इंसानों के पास में चले गए हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन जब ये डिसइन्वेस्टमेंट होता होता एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया कि 50% पर आ गया। अब 50% इसके पास में और 50% जो है वो मार्केट में पड़े हुए हैं। अब यहां पर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो दोनों की सहमति से होगी, यानी कि अब ये अकेला बोले कि इस कंपनी में ये होना है वो नहीं होगा। अब यहां पर इनके भी प्रॉपर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अधिकार हो चुके हैं। इनसे पूछे बगैर ये कुछ नहीं कर पाएगा, जब तक इनकी हामी न हो तब तक ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो यानी कि 50-50 वाली बात यहां पर हो चुकी है।
पर लेकिन अब यहां पर अगर इसने कोशिश की कि थोड़ा सा और पैसा चाहिए मुझे, और इसने 50 से भी इसको घटाकर 49 कर दिया, जैसे ही ये 1% और नीचे आया और मार्केट में 51 पहुंच गए लोगों के पास में, अब ये इंसान जो है वो बेसिकली क्या हो गया, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो गया यहां पर, यानी कि एक तरीके से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो अब मार्केट में जा चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि अगर बात करें यहां पर, ये इंसान अगर इसके पास में है अच्छा खासा, एक तरीके से अगर 50% से जाए तो ये फुल रहेगा, पर लेकिन जैसे यहां पर हुआ तो फिर कंडीशन जो है कंट्रोल इसके हाथ से चला गया। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से कंपनी जो है आप लोग बोल सकते हैं कि आराम आराम से अब ये कंपनी जो है ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जा चुकी है। कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं सरकार की कंपनी थी मान लीजिए, अब यहां पर सरकार के हाथ में से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जा चुकी है, सामने वाला डिसीजन लेगा किसको रखना है क्या करना है, और कोई यहां पर कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ऐसे करके अगर 100 के 100% इसने मार्केट में निकाल दिए तो अब इसके हाथ में से यानी कि सरकार के हाथ में से एक कंपनी जा चुकी है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो चीजों को प्राइवेटाइज करना और चीजों को कंप्लीटली यहां पर एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अगर आप लोगों के पास में 50% तक भी आप लोग यहां पर इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, पर 50% से जैसे ही ये यहां पर आप लोगों के पास में अगर 49 हो गए तो फिर ये प्राइवेटाइजेशन की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहां तक आप लोग इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं कि हाँ सरकार जो है कुछ अपने शेयर बेच रही है और पैसा लेकर आ रही है, और उस पैसे को एजुकेशन के अंदर में, हेल्थ के अंदर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लगा रही है, फायदा कर रही है, तो वो वाली बात बोल सकते हैं। ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है ये कई बार फायदेमंद भी रहता है और कई बार नुकसानदेह भी रहता है। मान लीजिए एक आप लोग देखिए, अगर पुरानी सरकारों ने, वाजपेयी जी के द्वारा भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, मनमोहन सिंह जी के द्वारा भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, और प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा तो दबाकर डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। अभी मुद्दा क्या होता है, मुद्दा यहां पर ये होता है कि अगर उस पैसे का जो है इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह कि उसका पैसे का इस्तेमाल जो है वो क्या हमारी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ लेकर आ रहा है। दूसरा, हमारे पास में एक मुर्गी है, अगर उदाहरण के तौर पर बोला जाए, वो मुर्गी जो है वो सोने के अंडे देती है, मतलब वो हर महीने एक सोने का अंडा देती है, वो हर महीने एक सोने का अंडा देती है। तो आप लोगों के पास में हर महीने सोने का अंडा आता रहेगा, 12 महीने में 12 सोने के अंडे हो जाएंगे। अब आप लोगों को लगा, दिमाग घुमा, शाम को एक तरीके से एक आधा पैक लगा लिया और उसके बाद में पहुंच गए कि हाँ यार क्यों ना एक बार में ही सारे के सारे सोने के अंडे इसमें से निकाल लो मुर्गी के अंदर से। उठाया, मुर्गी की गर्दन जो है वो एक तरीके से हलाल कर दी, अब उसके अंदर तो कोई भी सोने का अंडा नहीं मिला है। तो कई बार यहां पर अगर कोई ऐसा पीएसयू जो कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है और उस पीएसयू का हम लोगों ने डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये माना जाता है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का गला काट दिया, क्योंकि लंबे समय तक वो जो है फायदा पहुंचाने वाला था, पर सरकार ने क्या किया, एक ही बार में पैसे उठाने के लिए मार्केट से उसके जो है बेसिकली शेयर बेच दिए। कई बार यहां पर यह भी माना जाता है कि उन इंसानों को ये शेयर बेचे जाते हैं जो कि अपना कोई जानकार होता है, ताकि कल को सरकार में न रहे तो यहां पर एक तरीके से उनके जो है मार्केट में वैल्यू बनी रहे उनके दोस्त के थ्रू। तो ऐसी चीजें जो है वो बड़ी ही एक तरीके से घटिया प्रवृत्ति की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो नॉर्मली मार्केट में पता चल जाता है, तो इसलिए बोली लगाकर ये सारी चीजें की जाती हैं, एक तरीके से प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू होती है। तो इसलिए यहाँ पर देश के हित में मैक्सिमम चीजें जाती है। पर लेकिन कई बार ऐसे रहते हैं, कई सारे पीएसयू जो कि डामाडोल चल रहे हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पर एक तरीके से बेच देना ही फायदेमंद है। जैसे बीएसएनएल हो गया, एयर इंडिया होगी, एमटीएनएल हो गया, इनको गवर्नमेंट ढो रही है, हर साल 1000 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और ये फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई पीएसयू चल रहे हैं जो कि यहां पर सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सरकार को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स तो आम जनता पे करती है, अब उनके टैक्स पेयर की मनी जो है वो यहां पर दी जाती है सरकार के द्वारा, तो इसका कोई फायदा देखने को मिलता नहीं है। तो ऐसे पीएसयू को तो बेच देना ही अच्छा है, क्योंकि वो सरकार के ऊपर बोझ हो रखा है। तो ऐसे पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट कर देना, बेच देना, उसमें कोई भी दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं कि डिसइन्वेस्टमेंट के या प्राइवेटाइजेशन के कुछ फायदे नहीं है, फायदे भी हैं, पर लेकिन अगर वो चीजें जो है नाक में नसूर बन चुकी हो, और नुकसान है अगर वो मुर्गा सोने के मुर्गे देने वाली, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो, सोने के मुर्गे देने वाला अंडा तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के लेकर आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया यहां पर कि अगर कल को कुछ ऐसा होता है तो काफी ज्यादा फायदे इसके देखने को मिलते हैं कि अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट हो गया तो क्या क्या फायदे देखने को यहां पर मिल जाते हैं।
तो आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है माना जाता है कि इंप्रूव हो गई है। ठीक है, इसी के साथ में ग्रेटर मार्केट डिसिप्लिन आ जाता है, प्राइवेट के हाथ में आ गया। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ में प्राइवेटाइजेशन जो है वो बेटर सर्विस कंज्यूमर के लिए देगा, क्योंकि उनको तो कंपटीशन मार्केट में दिखाना है। तो पूछा जाए कि इसके फायदे क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो ये कुछ कुछ फायदे आप लोगों के सामने हैं जो कि आप लोग यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, एक तो फाइनेंशियल बर्डन पड़ा हुआ है गवर्नमेंट पर यार, वो कम करना है, फालतू में ढोकर चल रहे हैं उसको। ठीक है, इसी के साथ में इंप्रूव करना है पब्लिक फाइनेंसिंग, इंट्रोड्यूस करना है कंपटीशन मार्केट में, इंक्रीज करना है ग्रोथ, जो भी कंपनी बेची जा रही है उसमें और ग्रोथ आए और वाइडर शेयर ओनरशिप हो जाएगी। तो सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे, अपने अपने घोड़े दौड़ाएंगे और कहीं ना कहीं उसको मार्केट में फायदा करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग यहां पर बेसिक चीजें समझ सकते हैं। अब यहां तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है नहीं है? अभी आगे चलते हैं और मुद्दा समझते हैं। अभी सरकार के द्वारा जो अभी रिसेंटली जो बजट अनाउंस किया गया उसमें जो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है, पहले के कंपेयर में काफी कम है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। जितना टारगेट लगाया जा रहा था उसके कंपेयर में काफी कम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अभी रिसेंटली LIC जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रही अदानी साहब की वजह से भी, इसके IPO लाने की बात की गई थी। जब IPO लेकर आए गए तो धुआंधार मार्केट में बैटिंग हुई इन IPO को लेकर, पर इन रियलिटी में वो अब तक भी IPO जो है वो लॉस में चलते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे आर्टिकल आप लोगों ने यहां पर देखे होंगे। तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो रिसेंट ईयर है अभी 2014 से अगर अब तक का आप लोग बात करोगे तो जितने भी यहां पर लगभग जो साल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, अब की बार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट का टारगेट है वो अब तक का सबसे कम टारगेट यहां पर इनके द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट का रखा गया है। ये बातें यहां पर बोली जा रही है, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट में जो एक्चुअल सोचा था कि कितना डिसइन्वेस्टमेंट होगा और एक्चुअल में कितना हो रहा है उसमें तो डिफरेंस रहता ही है। पर सरकार भी यहां पर अगर बोलकर चले तो सरकार ने भी कुछ ना कुछ चीजें जो है वो अब कम की है। वैसे LIC के बारे में बात की जा रही है, ONGC के बारे में, IRCTC के बारे में, बहुत सारे डिसइन्वेस्टमेंट के जो प्रोसीजर हैं ये यहां पर सरकार के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, यानी कि धन की वर्षा यहां पर देखने को मिली थी। पर ग्राउंड लेवल पर सारी बात वही है कि आप लोग बोल सकते हैं कि चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, लोगों के हाथ में दी जा रही है, पर लेकिन फायदा भी देखने को मिलता है। तो हम लोग को देखना है कि कहां पर फायदा है और कहां पर नुकसान है। इसलिए कहता हूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों पहलू यहां पर देखने को मिलेंगे, क्या उसका फायदा हो रहा है या फिर उससे नुकसान हो रहा है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से सेल कर देना या लिक्विडेशन कर देना। तो अभी यहां पर LIC के बारे में चल रही है, IBDI बैंक जो है उसके बारे में हम लोगों ने बातें की, तो ये समझ सकते हैं। और तीनों तरीके के जो डिसइन्वेस्टमेंट मैंने बता दिए कि माइनॉरिटी, मेजॉरिटी और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन करना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मेन ऑब्जेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट के ये आप लोगों को मैंने 2-3 तो वहां पर बताए थे, अब यहां पर 8-10 आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे कि फिस्कल बर्डन जो है वो खत्म करना, इंप्रूव करना, फाइनेंसिंग इनक्रीज करना, प्राइवेटाइजेशन, फंडिंग ग्रोथ यहां पर लेकर आना, प्रमोट करना कंपटीशन मार्केट के अंदर में, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर बेसिकली लिख सकते हैं। अगर कल को लिखने के लिए यहां पर आ जाता है तो ये बेसिक चीजें हैं। नीड क्या है डिसइन्वेस्टमेंट की, तो वही है जो भी बोला है, जो दिक्कतें हैं उसको इंप्रूव कर दो तो बेटर एलोकेशन होगा, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। चैलेंजेस क्या है यहाँ पर, पॉलिटिकल अपोजिशन होती है, पॉलिटिकल अपोजिशन वाले चिल्लाने लगते हैं बेच दिया, देश बेच दिया, ये चीज देखने को मिलती है। कई बार जितनी उसकी वैल्यू होती है उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है, वो चीज देखने को मिलती है। जिस कंपनी को बेचा जा रहा है, मान लीजिए BSNL को बेच दिया कल को, अभी तो सरकार जो है वो सबको अच्छी सैलरी दे रही है, कल को प्राइवेट के हाथ में जाएगा वो तो सामने वाला निकाल कर साइड में करेगा, जो भी यहाँ पर ढंग से एक तरीके से काम नहीं करेगा तो आधों की छटनी कर देगा यहाँ पर। तो ये चीज देखने को मिलेगी। कई बार लैक ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है, सरकार ने तो बेचने के लिए निकाल दिया, मार्केट में कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है, ऐसी भी चीजें देखने को मिली है। और सरकार ने फिर बाद में उसको मना कर दिया कि भाई साहब नहीं बेच रहे, भाई तुम बेच नहीं रहे, उन्होंने खरीदा नहीं वो वाली चीजें हैं। कई बार रेगुलेटरी चैलेंज भी निकल कर आते हैं, जो प्रोसीजर है वो कॉम्प्लेक्स होता है, सरकार की चीजें प्राइवेट के हाथ में जा रही है तो बहुत सारी जो है माथापच्ची देखने को मिलती है। लीगल चैलेंजेस भी आते हैं कि कितनी वैलिडिटी है, क्या क्या कंडीशन है, और खासकर जहां पर सरकार पैरेलल में आकर बैठ जाती है, पता चला यहां पर सरकार मेजोरिटी होल्डर है, तो फिर वहां पर सरकार तुमको कुछ करने नहीं देगी, सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगी टाइम टू टाइम। तो कई सारे लोग तो ये बोलते हैं कि जब तक पूरा ना बेच दो तब तक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पैसा लगाएं तो पावर जो है वो हमारे हाथ में आए। तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीजें हैं यार, इन सब चीजों को आप लोग थोड़ा थोड़ा सा समझोगे तो आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, वैसे प्रोसीजर होता कैसे है, इसके लिए यहां पर पूरा एक प्रोसीजर चलता है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में यहां पर नोडल एजेंसी है जो इसको देखती है। DIPM और नीति आयोग मिलकर यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं कि किसका डिसइन्वेस्टमेंट यहां पर करना है। फिर यहां पर बोली लगाई जाती है कि भाई साहब प्री बोली मीटिंग होती है, पहले तो आ जाओ, जिसको चाहिए माल पानी उनको बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर इसके बाद में प्रोसीजर होता है और लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं यहां पर पूरा कंप्लीट होने में, उसको हैंड ओवर करने में। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में चीजें हो जाती हैं, सिस्टमेटिक में चीजें आगे बढ़ती हैं और उसके बाद में रिजल्ट आप लोगों के सामने निकल कर आता है। तो यह है पूरा का पूरा सिस्टम, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
कोई कंफ्यूजन है प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट में तो बताना जरूर, उसको दूर किया जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा ढंग से पढ़ो और देखता हूं आंसर कौन सही देता है। पूरा टॉपिक पढ़ा है उसी से है पूरा का पूरा क्वेश्चन। बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है, तो यहां पर किसी पर्टिकुलर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि जो भी सेंटर का पीएसयू है उसके अंदर में, तो उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया कि डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि बहुत ज्यादा उधारी ले रखी है बाहर से, उसको पे करना है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंडेड टू रिटेन मैनेजमेंट कंट्रोल, दूसरी बोला गया। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नाइदर वन, नो टू। आप लोग के हिसाब से सही आंसर क्या है बताइए? समझ में आ रहा है कुछ? सही आंसर है डी। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं कि उधारी ले रखी है उसको पे करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पज यही होता है कि हमारे पास में पैसा आएगा और उसको सही जगह से इन्वेस्ट कर कर मार्केट के अंदर में, अपनी कंट्री के अंदर में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा बोला गया कि मैनेजमेंट कंट्रोल, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन थोड़ी ना हो रहा है। मैनेजमेंट तो पूरा का पूरा कंट्रोल यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के यहां पर प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बात करें तो सारी की सारी बातें आप लोगों को लिखी हुई यहां पर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को बतानी है करेक्ट है? इंप्रूव करता है पब्लिक फाइनेंसिंग, एक बिल्डिंग करता है कंपटीशन, इंट्रोड्यूस करता है कंपटीशन, इसी के साथ में डिसिप्लिन मार्केट के अंदर में, और इंप्रूव करता है यहां पर प्राइवेट फाइनेंसिंग, ठीक है, जो प्राइवेट फाइनेंस है उसको इंप्रूव करता है। करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बतानी है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, या फिर ऑल ऑफ द अबव? कॉमन सेंस लगाओगे तो तुरंत समझ जाओगे कि आंसर क्या है। आंसर है यहां पर ए। रीजन क्या है? ये प्राइवेट फाइनेंसिंग नहीं है, पब्लिक फाइनेंसिंग है, क्योंकि पैसा सरकार के पास में आना है, ठीक है, तो उसकी इंप्रूव करेगा। प्राइवेट वालों के पास में तो पैसा निकल कर इधर आ रहा है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सेल करना या फिर लिक्विडेशन करना, जो भी सीट्स है गवर्नमेंट की, सेंटर या फिर स्टेट पीएसयू के पास में जो भी है, अपनी एसेट को फिक्स करना, दूसरे को दे देना, कुछ कुछ ऐसा बोल सकते हो। डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो एक एग्जिट स्ट्रेटजी है कि यहां पर गवर्नमेंट जो है एक तरीके से एग्जिट कर रही है उसमें से। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मौजूदा जो निवेश है उससे बाहर निकल रही है, अपने को पैसा चाहिए तो देख लो जो देखना है। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो कॉमनली फॉलो की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज मोर इफिशिएंटली, यानी कि उनको ये लगता है कि जो पैसा यहां पर पड़ा हुआ है ना, ये सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में बोला था ना कि उधारी देने के लिए, तो उधारी देने के लिए नहीं है, याद रखिएगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 2 3 1 3, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर दीजिए। सही आंसर है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे के सारे फायदे यहां पर देखने को मिलते हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन, कितने कौन कौन से डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं? माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन? तो यहां पर ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू, ऑल थ्री, या फिर नन? सही आंसर क्या है? तो इनकी डेफिनेशन आप लोगों को बकायदा प्रोवाइड करा रखी है। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन क्या होता है वो बता रखा है। मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट या माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, सारे डिटेल में मैंने आप लोग कवर किए हैं। तो आंसर यहां पर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। और ये है आंसर राइटिंग का क्वेश्चन। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना होता है। 4 क्वेश्चन भी हो गए, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन भी हो गई, कैसे कैसे इसको फॉलो किया जाता है, क्या क्या नुकसान, क्या क्या फायदे, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर चलता है, क्या क्या है, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, पुरानी सरकारों ने क्या क्या किया है, प्रेजेंट सरकार क्या क्या कर रही है, करने में क्या क्या चैलेंज आते हैं, इसी के साथ में मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। अब आप लोगों को कोई इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर कि टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं। डाउट हो तो पूछ लेना। जब 2 यार मिल बैठेंगे संग तो जमेगा रंग और दूसरे की शांति में पड़ेगा भंग, यानी कि इंडिया और इसरो जो है वो साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार डिस्कशन रहेगा इस आर्टिकल का, द हिंदू के द्वारा कवर किया गया। और बात करेंगे NISAR, पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। और इसी के साथ में आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी होगा जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से UPSC के द्वारा पूछा गया है। दोस्तों ये जो टॉपिक है GS पेपर 3 के साथ में, साइंस एंड टेक के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इतना शानदार ये एक तरीका प्रोजेक्ट है कि आप लोग सुनकर बोलोगे कि वाह क्या बात है। ऐसा क्यों बोला वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। पर ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि UPSC ने खुद अपने आप इस टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी कि इसरो से रिलेटेड प्रोजेक्ट या फिर स्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है।
कि डिस्कस करना है अचीवमेंट्स क्या है स्पेस फील्ड में जो बेसिकली हमारे, वो आप लोगों को बताना है, और ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे फायदेमंद है ये बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंडिया प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन एंड हाउ विल इट बेनिफिट ओवर स्पेस प्रोग्राम। आज की डेट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सब दौड़ में लगे हुए हैं, तो हमारा क्या प्लान है उसको लेकर। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिसेंटली अभी पूछा गया। तो ये तो थी इसकी बात। अब हम लोग बात करेंगे इसरो की बात। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो कि इसरो बेसिकली मिलकर काम कर रहा है नासा के साथ में। इसरो और नासा जब दो साथ में आ गई तो ये समझो दो ऐसे बड़े खिलाड़ी साथ में आ गए कि दूसरी कंट्री जो है इनकी तरफ को उन्हें कहते कि टकटकी लगाकर देखेंगे कि भाई साहब ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट भी लंबा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, अभी जाकर इसको पूरा करने की बात सामने आई है। आप लोगों नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि इसरो जो है इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नासा जो है वो यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो इसी तरीके से अगर कोई आप लोगों से पूछे कि किन्हीं 3 कंट्री की स्पेस एजेंसी के नाम क्या आप लोग बता सकते हैं, मैक्सिमम के नाम याद करने के तरीके बताता हूं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया स्पेस एजेंसी, ठीक है। मैक्सिको की क्या होगी, मैक्सिको स्पेस एजेंसी। इसी के साथ में अल्जीरिया, अल्जीरिया स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया स्पेस एजेंसी। तो मतलब जिस भी देश का नाम है उसके नाम के पीछे आप लोग उसकी स्पेस एजेंसी लगा दो, उस देश की स्पेस एजेंसी बन गई। कनाडा, कनाडा स्पेस एजेंसी, बुल्गारिया, बुल्गारिया स्पेस एजेंसी, कोलंबिया, कोलंबिया स्पेस एजेंसी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन जैसे कि हमारी हो गई, इसको बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो थोड़ा सा डिफरेंट नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कुछ और ऐसी कंट्री हैं जिनके थोड़े डिफरेंट नाम है, जैसे कि नासा हो गया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को 1-2 कंट्री के नाम और देखने को मिलेंगे जो थोड़े से डिफरेंट है, तो इनके नाम कई बार आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो इनके नाम थोड़े से आप लोग कई बार ना जो खासकर न्यूज़ में है और जिसके साथ में इंडिया जो मिलकर काम करते हैं, एटलीस्ट उनके नाम आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा इंडिया और इसरो के प्रोजेक्ट के बारे में। उन्हें कहते हैं कि बहुत पुरानी बात है, कितनी पुरानी, 2014 की। 2014 में डिसाइड किया जाता है कि चलो कुछ मिलकर करते हैं, धमाल मचाते हैं। तो नासा और इसरो साथ में है और उन्होंने एक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया जिसका नाम रखा गया निसार। इसका मतलब क्या था, एन से नासा, आई से इसरो, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये आज तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट बताया जा रहा था, 1.5 बिलियन का। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये एक तरीका फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि प्रोजेक्ट बनने जा रहा है वर्ल्ड में, रडार सैटेलाइट जो कि ऑपरेट करेगा ड्यूअल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि ये प्रोजेक्ट जो है एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। तो लॉन्च किया जाना था यहाँ पर कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि इंडिया से। पर लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत सारे रीजन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी होती है, तो इसकी वजह से ये रीजन जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। अब कंप्लीट नहीं हो पाया तो अब कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, हम जो है वो नहीं, छोड़े हुए काम कभी पीछे नहीं छोड़ते, उनको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। तो अभी हम लोग इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं 2024 के अंदर में। तो बहुत ही शानदार उम्दा तरीका ये प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि जो हमारी प्यारी पृथ्वी है उसको ऑब्जर्व करेगा सैटेलाइट और उसका एक एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद में पूरे ग्लोब को लगभग यहां पर ये 12 दिन तक ये क्या करेगा, उसका एनालिसिस करेगा। और ये मिशन जो है लगभग 3 साल का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजों का एक एनालिसिस करने के बाद में ये सबके सामने रखेगा। ये 2 बैंड आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे बात करते हैं, एक तो एल और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा एस बैंड। तो एल और एस बैंड पर यहां पर ये काम करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट स्पेस जो मिशन है यहां पर बेसिकली GSLV, यानी कि हमारा जो ग्रेट SLV है उसके थ्रू यहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा। फुल फॉर्म पता है, देखता हूं कौन कौन बताता है। ये ऐसी चीजें हैं यार, अक्सर आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। अगर इनको थोड़ा सा आप लोग तैयार रखोगे ना, इनसे टाइम टू टाइम क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते रहते हैं। और मैं तो ये बोलूंगा कि एक बार आप लोग इन चीजों की लिस्ट बनाकर थोड़ी सी अपने सामने रख लो, ताकि जब भी आप लोगों से इस पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर मुद्दे से क्वेश्चन बने तो थोड़ा सा उठा के एक बार रिविजन कर लो। क्योंकि ये कई बार तो मैं ही आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ और जैसे ऐसे एग्जाम में आता है ना, थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है कि यार क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया, ये क्या था। तो आप लोग चीजों को थोड़ा सा लंबे समय तक याद रख पाओगे। कुछ नाम मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, जैसे कि GSLV है, इसको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको GSLV बोलते हैं। ऐसे ही PSLV है, ग्रेट GSLV, पावरफुल SLV। इनको याद रखने के लिए याद रखते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
इसी के साथ में ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर SLV है, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर SSLV का नाम क्या रखेंगे? S जो है यानी कि अभी शॉर्ट रेंज वाला जो लॉन्च किया गया SLV का है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि स्टूडेंट जो है लॉन्च व्हीकल यानी कि यहाँ पर एक तरीके से ये नाम बन जाएगा। चलिए जो भी है, अभी फिलहाल के टाइम पर ये जो मिशन लॉन्च किया जाने वाला है ये हमारे देश का इसरो के साथ में बहुत ही शानदार ये मिशन रहने वाला है। और ये जो पर्टिकुलर मिशन होगा ये दुनिया के लिए एक डेटा तैयार करके रखने वाला है सबके सामने। इंपॉर्टेंट इसकी यही है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रडार सिग्नल जो सेंड किया जा रहा है, यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रक्चर यहाँ पर सेंड किया जा रहा है, इसका पूरा मिशन ये कि अर्थ के सरफेस का एनालिसिस किया जाए। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे कहाँ कहाँ पर डिजास्टर आता है, कहाँ कहाँ पर वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी फटता है, अर्थक्वेक कहाँ पर आता है, लैंडस्लाइड कहाँ होती है, तो बहुत ही अच्छे से हम लोग उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस पर्टिकुलर मिशन के थ्रू। यानी कि जब ये मिशन जाएगा पूरा, तो इस पर्टिकुलर मिशन का पूरा टारगेट यहाँ पर ये होगा कि चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना। क्योंकि जो भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, या फिर आप लोग बोलो कहीं पर फॉरेस्ट में आग लग गई है, एग्रीकल्चर रीजन कितना आज के डेट में बढ़ता जा रहा है, कितने फॉरेस्ट जो है वो घटते जा रहे हैं, तो ये अलग अलग पर्पज से हिमालयन रीजन में कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, कोस्टल लाइन कैसे चेंज हो रही है दुनिया की, ये सारे के सारे काम जो है ये मिशन करने वाला है। तो आप लोग खुद से समझिए कितना बेहतरीन ये मिशन होने वाला है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन ये आप लोगों के सामने रखने वाला है। तो ये इसीलिए यहाँ पर इतना शानदार मिशन यहाँ पर माना जा रहा है, और 10 साल इसीलिए यहाँ पर इसको कंप्लीट करने में आप लोग बोल सकते हैं लग रहे हैं, क्योंकि आसान नहीं था। तो S और L बैंड पे काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर, रडार, एंटीना, तो कई सारे इसके अंदर में आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे जो कि कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। नासा क्या दे रहा है ये आप लोग देखते हैं। L जो है यहाँ पर बेसिकली L बैंड आप लोगों को इसी के साथ में हाई डेटा ये रेट टेलीकॉम GPS, इसी के साथ में हाई कैपेसिटी सॉलिड जो स्टेट रिकॉर्डर, इसी के साथ में लॉन्च व्हीकल हमारा रहेगा, S बैंड SAR हमारा रहेगा, और यहाँ पर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ पोर्शन हमारा है, कुछ पोर्शन USA का है, दोनों ने हाथ मिलाया और ये प्रोजेक्ट जो है वो आप लोगों के सामने तैयार हो गया। यानी कि दोनों मिलकर यहाँ पर अपनी अपनी तरफ से जो भी कैपेसिटी है उसको लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो बेनिफिट जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को बता देता हूं, अर्थ साइंस पर बहुत बड़ा फोकस इसका रहने वाला है। डिजास्टर को कैसे मैनेज करने हैं, एग्रीकल्चर किस तरीके से फूड सिक्योरिटी में कितना बड़ा फायदा पहुंचाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करेगा, जहां जहां पर भी जहां पर मान लीजिए अर्बनाइजेशन यानी कि पेड़ पौधे बढ़ गए, कहां कहां पर पेड़ पौधे कट गए, कहां कहां पर एक तरीके से जमीन जो है वो आज के डेट में डिग्रेड होती जा रही है, डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ कहां कहां पर कटते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट कहां कहां पर पड़ रहा है, कहां पर जो समुद्र का लेवल बढ़ गया है, कहां कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर नजर रखने वाला है। तो एक तरीके से यानी कहते हैं घर में जो एक बड़ा इंसान होता है, बुजुर्ग इंसान होते हैं जो सबके ऊपर नजर रखते हैं कौन कौन क्या कर रहा है, तो ये वही काम करने वाले हैं। तो SL बैंड पर यहाँ पर ये काम करने वाला है। एग्जैक्ट 12 डे आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट जो इसकी रिपीटेशन देखने को मिलेगी। ये एक साल का साइंस ऑपरेशन अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर ये नजर आने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो पूछे कि इंडिया और जो बेसिकली USA का कौन सा प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंपोर्टेंस मैंने आप लोगों को बताई दी, UPSC में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, बाकी और भी क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मंगलयान के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, बोला गया था कि यहां पर इसको मोम बोला गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसी के साथ में यहां पर इंडिया का सेकंड अटेम्प्ट था इसको लॉन्च करने में आफ्टर मार्स जो है USA के बाद में, और इंडिया ओनली कंट्री है यहां पर सक्सेसफुल जो यहां पर इसको वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको लॉन्च कर पाया। कौन सा आंसर सही है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया 1 2 3। अटेम्प्ट करो, पहले पढ़ा चुका हूं टॉपिक, मैं आशा करता हूं कि आंसर आप लोग दे ही दोगे या फिर भी डाउट हो तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ये है अर्थ बेसिकली निसार के बारे में। अर्थ साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के काम यहां पर ये करने वाला है। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 और या ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और फिर आंसर आप लोगों को देने हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई सा क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो यहाँ पर कि क्या क्या लिखा गया है यहाँ पर, वो आप लोग देखते हैं कि क्या है यहाँ पर मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर, क्या मैन मेड डिजास्टर को भी ये कवर करने वाला है? आप लोगों को क्या लगता है, यस या फिर नो? नेक्स्ट क्वेश्चन निसार मिशन के बारे में कि निसार जो है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि स्टैंड करता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ज्वाइंटली इंडिया और इसरो का है, इंडिया और इसरो बेसिकली नासा और इसरो का प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा।
ये एक तरीके से स्कैन करेगा ग्लोबल को एवरी वीक, ठीक है। तो हर वीक यहाँ पर ये बेसिकली ग्लोबल को ये एक तरीके से स्कैन करेगा और 3 साल तक यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। कहाँ कहाँ पर लैंड और फ्लान ढिमकाना सारी चीजें कवर करने वाला है, ये बात बोलेगी है। तो क्या ये सही है, ये आप लोगों को बताना है। हर वीक करेगा या फिर कुछ और टाइम है, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ और दिन है, बताना। ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या है आप लोगों को बताना है। आइए अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला ये बिल्कुल गलत है, ऑलरेडी यहां पर और भी कंट्रीज के बारे में काम कर चुके हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहां पर सी होगा 1 और 3, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चाइना, जापान और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी यहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है। तो इंडिया और यूएसए नहीं है ओनली। ये वाला इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर मैन मेड डिजास्टर की बात नहीं की गई है। यहां पर जो बात की गई है वो बात की गई है कि मैनेज करेगा नेचुरल डिजास्टर को। अब मैन मेड डिजास्टर तो पता नहीं कहां कहां हो जाएंगे, कहां कहां भागा फिरेगा ये, ठीक है, क्योंकि वो तो कभी भी हो सकते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर के ऊपर ज्यादा फोकस रहने वाला है। और ये मैंने बताया था कि ग्लोबल एवरी वीक 12 जो बेसिकली मतलब एवरी, ये इसका आर बेसिकली जो फंडा रहेगा यहां पर आप लोग देखते हैं स्कैन करेगा ग्लोबल एवरी 12 डेज, ठीक है। तो ना वीक वाला चक्कर नहीं है यहां पर ये, तो 12 डेज आप लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो 3 ईयर में यहां पर ये एक तरीके से चीजों को स्कैन करता हुआ नजर आएगा, ताकि चीजें जो है ढंग से सब चीजों को देख सके, कहां कहां पर क्या क्या चीजें स्टैब्लिश है, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोग का जो है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर यहां पर ए हो गया। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था ना, ऐसे प्रोजेक्ट साइंस के बारे में आ जाए, लिखने के लिए आ जाए, इंडिया में इसरो का अचीवमेंट आ जाए, जो कि बार बार क्वेश्चन यूपीएससी आप लोगों से रिपीटेडली पूछता है। तो एक प्यारा सा छोटा सा एक टॉपिक है जो कि अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो नहीं है, ये एक तरीके से अच्छी छलांग है ये हमारी, आप लोग बोल सकते हैं। सोचो किसी ऐसी कंट्री के साथ में प्रोजेक्ट यहाँ पर है जो कि दुनिया में एक तरीके से जिसकी धाक है इस पर्टिकुलर फील्ड में, और ये लेट हो गया था। और अच्छी बात यहाँ पर ये कि मिलकर काम कर रहे हैं, पर लेकिन इंडिया से लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो सस्ता और टिकाऊ प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन है तो बताना, वरना अच्छे से लाइफ में चीजों को रिवीजन करते जाना, ताकि एग्जाम में याद रहें चीजें, ओके। दोस्तों यहां पर जो बात की जा रही है, एक पक्षी के बारे में बात की जा रही है। जब भी कोई पक्षी न्यूज़ में रहता है, उसी के बारे में अक्सर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बात करेंगे यहाँ पर फ्लेमिंगो के बारे में। फ्लेमिंगो कौन से राज्य का स्टेट जो पक्षी है, ये आप लोगों को बताना है कौन से राज्य का राज्य पक्षी है। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है, ठीक है, वो यहाँ पर अभी वायरल जो थे उसमें बेसिकली फंसा था यहाँ पर नजफगढ़ के अंदर में, और वहाँ से फिर इसको रेस्क्यू किया गया। तो कोई ऐसी अगर न्यूज़ बनती है किसी पक्षी के बारे में, तो आप लोगों से कई बार उसकी बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैच करने के लिए भी आता है कि ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में तो बात की जा रही है फोनिकोप्टेरस। फोनिकोप्टेरस ये है रोसियस, ठीक है। तो फोनिकोप्टेरस रोसियस जो है ये बेसिकली गुजरात का एक स्टेट बर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये फाउंड किए जाते हैं मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग ईरान, तुर्की, दुबई, ओमान, अफगानिस्तान, इन एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। ये कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर इनके बारे में बात करूँ तो 6 आप लोगों को फ्लेमिंगो की प्रजातियां देखने को मिलेगी, जिनमें से 2 इंडिया के अंदर में है। एक तो टोलेस्ट जिसको ग्रेटर फ्लेमिंगो बोलते हो, और एक है स्मॉलेस्ट जिसको लेसर फ्लेमिंगो बोलते हैं। तो ये 2 जातियां इसकी हमारे देश में पाई जाती हैं, 2 प्रजातियां, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सा पक्षी है। मुझे अभी भी याद आता है, नॉर्मली बगुले नहीं देखते हैं आप लोग, जो बगुले होते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे ताऊजी जो थे जब खेत में हल चलाया करते थे, तो हल चलाने के बाद में उसमें पानी जब भरा रहता है ना, तो वहाँ पर उसमें केंचुए निकल कर आते हैं, तो या फिर दूसरे कीट पतंगे आते हैं, तो कई बार उनको खाने के लिए यहाँ पर ये बड़ी जल्दी आते हैं, ठीक है। तो अक्सर आप लोगों ने ये फील की होगी, अगर गाँव वाले एरिया से आप लोग कहीं से आते हैं तो यहाँ पर पिंकिस आप लोगों को देखने को मिला है, येलोइस आइज है इसकी, और पिंकिस व्हाइट बॉडी कलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब देखने में बड़ा ही प्यारा लगता है यार, अगर आप लोग पास से देखोगे। तो ये गुजरात का एक स्टेट बर्ड है। आप लोग कौन से राज्य से आते हैं और क्या आप लोगों को अपने राज्य का स्टेट बर्ड पता है, बताइएगा जरूर। ये जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर फोनिकोप्टेरस, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फोनिकोप्टेरस रोसियस। तो ये बेसिकली ग्रेटर फ्लेमिंगो का साइंटिफिक नेम आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में पाए जाते हैं, ईरान, तुर्की, दुबई, ओमान और अफगानिस्तान में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में एक छोटी सी न्यूज़ थी। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के सामने यहाँ पर, जैसे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी है चैलेंजिंग, जो कि यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया था 2000 का नोट जो है बैंक ने अभी एक्सचेंज करने की बात की। तो हाई कोर्ट कह रहा है कि यार कर लेने, तो जो कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बार बार हमारे सर में आके दर्द कर रहे हो, ठीक है। तो बताना आपके चेंज हो गए क्या। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा इनोग्रेट की गई नई पार्लियामेंट बिल्डिंग 20 अपोजिशन पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट यहाँ पर जो है उसको इनोग्रेट करे। तो बहुत ही बड़ा मुद्दा बना ये देश के अंदर, जिसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा।
बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था। यहाँ पर बात की जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा इको रिसर्च के द्वारा यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो किया गया यहाँ पर जीडीपी वो बोला गया 6 से 6.5 तक रहने वाली है। शानदार है हमारी कंट्री की इकोनॉमी अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू दुनिया के। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग चेयर की गई है, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है ये आप लोगों को बताना था, ठीक है। इसी के साथ में महाराष्ट्र के द्वारा एक काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है। शासन अल्पयादारी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, यानी कि आपके घर पर सारे इनिशिएटिव आप लोगों को पहुंचाना, सिटीजन को उसके घर पर ही सारी वन प्लेस पर सारी जगह मिल जाना। तो ये महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं मैच करने के लिए भी। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो इंडिया का, अगर बात करें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अभी साइन किया गया लोन एग्रीमेंट, 141.12 मिलियन सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर एक तरीके से ढांचागत सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि ओनली एशिया के बारे में बात नहीं करता है, हालांकि नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर आसाम के अंदर में वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट की गई। तो कनेक्टिविटी का बहुत ही शानदार तरीका है यहाँ पर देश के अंदर में जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ आप लोगों के सामने। बात की जा रही है कौन सा स्टेट फर्स्ट स्टेट है प्रोवाइड कराने के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड टू द चिल्ड्रन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल। बच्चों के हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो बड़ी बात है यार यहाँ पर ये, ठीक है। मिलिट्री की एक यूनिट है जो कि ऑक्सिलरी एक तरीके से मानी जाती है, यहाँ पर पार्ट टाइम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से देखी जाती है इंडियन आर्मी के अंदर में। इंडियन डिफेंस फोर्स, टेरिटोरियल आर्मी, कैप, ये बेसिकली एक बैच आप लोग बोल सकते हैं, और ऑक्सिलरी फोर्स ऑफ इंडिया। तो कौन है सही आंसर ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोले कौन सा इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया रेस टू जीरो, ये रेस टू नेट जीरो एक तरीके से यहाँ पर एमिशन की बात की जा रही है। यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनईएससीएपी या आईपीसीसी, ठीक है। सही आंसर क्या है बताना। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट, चाइना, मंगोलिया, ईरान या फिर रसिया, क्वेश्चन पूछा सकता है। ये क्वेश्चन सी सेट का है, आप लोग यहाँ पर इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों को जो है समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी अगर डेली आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ओके। तो सी सेट एक ऐसा पोर्शन है जो अब की बार आप लोगों को फोकस देने वाला है, तो याद रखिएगा सी सेट को छोड़कर नहीं जाना है, सी सेट पर जरूर फोकस करना है वरना बाद में दिक्कत होती है, ठीक है। चिल्का लेक जो कि कई बार आप लोगों ने न्यूज में भी देखी होंगी, अक्सर क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। चिल्का लेक जो है वो लोकेटेड है उड़ीसा के अंदर में, उड़ीसा की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सेकंड लेगून आप लोगों को देखने को मिलेगी। चिल्का लेक जो है ये फर्स्ट इंडिया जो वेटलैंड इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत में, रामसर साइट कन्वेंशन के तहत में आप लोगों को नजर आती है। इरावदी डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइलैंड भी है जो आप लोग समझ सकते हैं, स्पॉटेड ऑफ, ये है बेसिकली इस्पदा, ठीक है। तो आइलैंड आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है नालाबन आइलैंड, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर नजर आएगा। तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं बेसिकली कि इरावदी डॉल्फिन जो है वो कहाँ से दिखाई देती है, तो यहाँ पर ये स्पदा आप लोग बोल सकते हैं, ये आइलैंड आप लोगों को नजर आएगा। और ये वाला आइलैंड भी आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिकली एक टेम्पल भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है यहाँ पर बेसिकली कालाजी टेम्पल। तो ये इसी लेक से रिलेटेड सारी बातें हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो दूर करना। ये सारी की सारी आप लोग की रामसर साइड भी है यहाँ पर, तो इसको आप लोगों को अच्छे से देखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के द्वारा शानदार स्कीम स्टार्ट की गई यहाँ पर बच्चों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर लखनऊ में बेसिकली, हाँ, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर में अर्बन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है, आप लोगों ने सुना होगा टेरिटोरियल आर्मी, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। आर्मी डिफेंस में जाना कौन पसंद है ये जरूर बताएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंस्टीट्यूट के बारे में, तो यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनएससीएपी और आईपीसीसी, ठीक है। तो ये है बेसिकली यूएनईएससीएपी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो रेस टू जीरो एमिशन इसी के द्वारा यहाँ पर रिलीज की गई है। आगे बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट कंट्री जो होस्ट करी थी फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट, तो ये कौन सी है? तो ये चाइना है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी सेट का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको लेकर भी आप लोग माइंड में क्लैरिटी ला सकते हैं। और ये चिल्का लेक के बारे में हम लोगों ने बातें की, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
इंटरेस्टिंग शब्द है यार, इनको सीखोगे और सेंटेंस फ्रेम करोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर इसमें बात की जा रही है ये है इवोकेटिव। इवोकेटिव का मतलब होता है किसी कोई ऐसी फीलिंग ना, बहुत ही दबी हुई सी फीलिंग हो, एकदम याद आ जाए, वाह यार क्या फीलिंग थी, ठीक है। याद करो ऐसी कोई फीलिंग, याद आएगी तो बताना जरूर अगर बताने लायक हो, ठीक है। नेक्स्ट है ओडियल, ये है बेसिकली अप्रिय अनुभव, यानी कि ऐसा अनुभव जो कि अच्छा ना हो, यार ये नहीं होना चाहिए था जिंदगी में, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैक्सिमल, अधिक से अधिक, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके किसी भी चीज़ को, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रेमोस्ट्रेंस, ये होता है विरोध करना किसी चीज़ को, ठीक है। इसका अपोजिट होगा अप्रूव करना। और नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोलिफिक, ये होता है फलदार, यानी कि फलना फूलना, चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आगे बढ़ना, ठीक है। अभी यहाँ पर ये सारे के सारे सेंटेंस जो हैं इनके बस मतलब वर्ड जो है इन पे सेंटेंस फॉर्म करना अगर चीज़ों को याद रखना चाहते हो। एप्लीकेशन पर 5 बजे पहुँच जाना आप लोगों का रेगुलर क्विज होता है, तो उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। एक छोटी सी और बात यार, जो बच्चे ऑलरेडी 50% के लिए बोल रहे थे कहीं एडमिशन ले चुके हैं, अब वो बोल रहे हैं अगर एपीएफसी में भी हैं तो मतलब 4000 और यहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट मिले। यार ये चीज़ें देखो तो सही, वो दोनों चीज़ें एक साथ में लोगे तो फिर यहाँ पर कोर्स का प्राइस क्या आ जाएगा। आप लोगों को लग रहा है कि वो फिर यहाँ पर चीज़ें सर्वाइव कर पाएंगी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा यार देखो। मैंने एक चीज़ बोली थी कि आप लोग एक चीज़ ले सकते हैं, तो आप लोग अगर उसमें हैं ऑलरेडी एपीएफसी कोर्स में, तो आप लोग वीर जो है वो कूपन यूज़ कर सकते हैं, आराम से आप लोग पहुँच जाओगे यूपीएससी कोर्स में और आप लोग का एपीएफसी का कोर्स फ्री हो जाएगा। पर लेकिन अगर कहीं एडमिशन ले चुके हैं आप लोग ऑलरेडी यूपीएससी में, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी यूपीएससी सीएससी के बारे में, ना कि किसी और आप लोगों से, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी आप लोग आकर दिखाओगे यार, वो सब चीज़ें फिर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने चीज़ें पहले बताई हैं, तो थोड़ा सा यार चीज़ों को देखो, जो चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं वो हेल्प करने के लिए है, ना कि एक्सप्लॉइट करने के लिए। कई सारे बच्चे यार उसको गलत तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मत करो यार, चीज़ें फिर दिक्कत में आती हैं, ठीक है। बाकी तैयार है ना, 15 जून से शानदार तरीके से क्लास चलेंगी। सीडीएस की क्लास जैसे लगनी स्टार्ट हो गई हैं, अभी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में लाइव क्लासेस में, जैसे इंग्लिश वाले सर की नहीं हो रही हैं, बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं वो, ठीक है। जब पढ़ाएंगे आप लोगों को देखना मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद में। चलिए जो भी है अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।